पिछली क्लास में हमने अगस्त ऑफर या अगस्त प्रस्ताव के संदर्भ में चर्चा की थी। अगस्त प्रस्ताव, ठीक है। अगस्त प्रस्ताव कब की बात थी? 8 अगस्त 1940। 8 अगस्त 1940 को भारत के वायसराय लीन लिथगो ने द्वितीय विश्व युद्ध में सहयोग लेने के लिए औपनिवेशिक स्वराज्य प्रदान करने का एक ऑफर दिया और साथ में संविधान सभा के गठन का, कि भाई भारतीयों के लिए संविधान सभा का गठन किया जाएगा, ऐसा कुछ प्रस्ताव रखा। लेकिन उस प्रस्ताव को भारतीयों ने नकार दिया, क्योंकि जो संविधान सभा थी वो भी पूर्ण अर्थों में संविधान सभा नहीं थी जिसका प्रावधान बताया जा रहा था। इसके अलावा औपनिवेशिक स्वराज्य की बात कही गई थी, जबकि पहले ही पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित किया जा चुका था। इस कारण पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस अगस्त प्रस्ताव को क्या कहा था? जंग लगी हुई कील की संज्ञा दी थी। यहां तक अपनी बात हो चुकी थी और आज हमारी क्लास का विषय रहेगा सबसे पहले व्यक्तिगत सत्याग्रह। व्यक्तिगत सत्याग्रह, ठीक है। यानी क्रम से ही रहेगा इनका घटनाओं का क्रम। जैसे ये कब है? 8 अगस्त 1940, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका 17 अक्टूबर 1940। पहले आपको सुनना है क्या है व्यक्तिगत सत्याग्रह। कि अब तक गांधी जी ने जो प्रथम 2 आंदोलन, बड़े आंदोलन किए, असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन, उसमें सभी की सहभागिता थी, वो सामूहिक आंदोलन थे। अब गांधी जी सामूहिक आंदोलन का सहारा न लेकर व्यक्तिगत स्तर पर, कि हमें कोई बड़ा प्रतिरोध नहीं करना है, सांकेतिक प्रतिरोध करना है कि हम इस द्वितीय विश्व युद्ध में इंग्लैंड के साथ शामिल नहीं हैं, ठीक है। तो यह दर्शाने के लिए, और मूल उद्देश्य था अभिव्यक्ति की आजादी। यह बात भी ध्यान रखना। व्यक्तिगत सत्याग्रह जिसका प्रारंभ 17 अक्टूबर 1940 को हुआ है, इस व्यक्तिगत सत्याग्रह का मूल उद्देश्य क्या था? अगर आपसे पूछे मुख्य उद्देश्य क्या था, तो आप बताओगे अभिव्यक्ति की आजादी की मांग। क्या थी वो अभी हम चर्चा करेंगे। अभिव्यक्ति की आजादी, ठीक है। अब देखो, तो गांधी जी ने कि भाई हम इंग्लैंड इस समय युद्धकालीन परिस्थितियों में उलझा हुआ है, तो उसकी इस परिस्थिति का फायदा नहीं उठाएंगे। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी यह कहा कि जब शत्रु मरणासन पर हो, अर्थात पतन के कगार पर हो, तो उसका फायदा उठाने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए। तो परिणामतः अब यह कहा कि हम कोई बड़ा आंदोलन नहीं करेंगे, सांकेतिक आंदोलन करेंगे, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति अपने स्तर पर सत्याग्रह करेगा, जनता को जागृत करने का कार्य करेगा, प्रशासन के खिलाफ भाषण देगा, युद्ध के खिलाफ भाषण देगा। इस प्रकार का कार्यक्रम रखा गया। तो इसमें मूलतः, क्योंकि युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा है और विश्व युद्ध के दौरान अभिव्यक्ति की आजादी को छीन लिया गया था, कि कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की कोई बात सरकार के खिलाफ नहीं कर सकता। जबकि इन लोगों ने इसके लिए ये आंदोलन चलाया। तो इसका मूल उद्देश्य पूछें कि व्यक्तिगत सत्याग्रह का मूल उद्देश्य क्या था, तो युद्धकालीन परिस्थितियों में अभिव्यक्ति की मांग करना, कि वो युद्ध के खिलाफ, भारत को युद्ध में शामिल कर लिया इंग्लैंड ने बिना पूछे। ये कह रहे हैं कि हम युद्ध में शामिल ही नहीं हैं, इसलिए हम युद्ध के खिलाफ बोलेंगे, सरकार के खिलाफ बोलेंगे, क्योंकि हम युद्ध में शामिल नहीं हैं। अब देखो, प्रेस पर इतना प्रतिबंध लगा दिया कि जितने भी समाचार पत्र थे सबको आगाह कर दिया सरकार ने कि कोई भी समाचार पत्र व्यक्तिगत सत्याग्रह से संबंधित किसी भी प्रकार का अगर समाचार छपेगा तो उस समाचार पत्र के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। परिणामतः व्यक्तिगत सत्याग्रह का कोई कवरेज नहीं हुआ, यानी मीडिया में बिल्कुल भी कवरेज नहीं हुआ इसका। यह एक बड़ी बात थी, ठीक है। तो यह बात भी ध्यान रखनी है कि इसका मीडिया कवरेज न के बराबर था।
तो इसके लिए उन्होंने क्या किया कि प्रचार करे तो क्या करे कि जिसको व्यक्तिगत सत्याग्रही बनाया जाए, किस किस को बनाया गया अभी हम चर्चा कर रहे हैं, वो क्या करेगा, गांव गांव कस्बों में घूमेगा, सभाएं बुलाएगा और उन सभाओं में निर्धारित एक प्रारूप रहेगा कि ये बातें जनता को जागृत करने के लिए इन टॉपिकों को आधार बनाकर कहेगा, युद्ध के खिलाफ अपने विचार व्यक्त करेगा और वो हमारे वाहक होंगे। मीडिया तो कवरेज नहीं करेगा, लेकिन हम हर जगह जाएंगे और इस प्रकार के सत्याग्रही बनाएंगे। और इस आंदोलन के लिए प्रथम सत्याग्रही के तौर पर किसको चुना गया? प्रथम सत्याग्रही हुआ विनोबा भावे। विनोबा भावे, ठीक है। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रही के रूप में नामित किया विनोबा भावे को। तो विनोबा भावे प्रथम सत्याग्रही हैं कि भाई प्रत्येक व्यक्ति अपने स्तर पर, तो सबसे पहले विरोध करने का काम, जनता को जागृत करने का काम अपने स्तर पर। अच्छा, इसके लिए पहले सरकार को बाकायदा लिखित सूचना दी जाती कि हम ऐसे सभाएं करेंगे, तो सरकार क्या करती? इनको बंदी बनाने का प्रयास करती। तो ये भूमिगत होकर, अनायास प्रकट होकर भाषण देते और फिर इनको बंदी बनाकर इस प्रकार से, मतलब ये एक इस प्रकार का कार्यक्रम चलता कि अहिंसक तरीके से ये कोई बड़ा आंदोलन नहीं था, ना तो मीडिया कवरेज हुआ, ना सामूहिक आंदोलन था, लेकिन व्यक्तिगत स्तर पर भी 20,000 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। इसका मतलब एक एक व्यक्ति ने आंदोलन किया। इस दौरान भी सरकार को कम से कम 20,000 व्यक्तियों को गिरफ्तार करना पड़ा। इसका मतलब सांकेतिक था, लेकिन इस बात से पता चलता है कि गांधी जी की नीतियों में विश्वास करने वाले लोग भी बहुत ज्यादा थे और सरकार के लिए भी एक ये चुनौतीपूर्ण कार्य था, क्योंकि युद्धकालीन परिस्थितियों में। तो प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे था, जिन्होंने इस आंदोलन का प्रारंभ कब किया? 17 अक्टूबर 1940 को, ठीक है। और कहां से? पवनार आश्रम से। पवनार आश्रम महाराष्ट्र से। तो पवनार से इस आंदोलन की शुरुआत हुई है। कार्यक्रम क्या रखा गया कि जो व्यक्तिगत सत्याग्रही है वो जगह जगह है नुक्कड़ सभाओं को संबोधित करता जाएगा, भाषण देते जाएगा और उस किधर दिल्ली की तरफ प्रस्थान करेगा। इसलिए इस आंदोलन का, व्यक्तिगत सत्याग्रह का दूसरा नाम था दिल्ली चलो आंदोलन। दिल्ली चलो आंदोलन भी किसका नाम है? व्यक्तिगत सत्याग्रह का। शुरुआत कब हुई है? 17 अक्टूबर 1940। कहां से? पवनार से। प्रथम सत्याग्रही कौन है? विनोबा भावे, ठीक है। फिर द्वितीय सत्याग्रही, अच्छा एक बात ध्यान रखना, विनोबा भावे को बंदी बनाकर 3 महीने की सजा देकर नागपुर जेल में रखा गया था, क्योंकि व्यक्तिगत सत्याग्रह के दौरान 20,000 व्यक्तियों को बंदी बनाया गया है। तो कम से कम पहला दूसरा व्यक्ति, और दोनों प्रमुख हैं, उनका तो हमें पता रहे कि उनको किस जेल में रखा गया। तो विनोबा भावे को बंदी बनाकर किस जेल में रखा गया? नागपुर जेल में, ठीक है। फिर उसके बाद में दूसरे सत्याग्रही कौन बने? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। ये द्वितीय सत्याग्रही थे, लेकिन इन्हें भी शुरू करने से पहले ही, क्योंकि पहले चेतावनी देनी होती कि हम इतनी तारीख को ऐसा काम करेंगे, इनको भी बंदी बना लिया गया। और इनको बंदी बनाकर कहां, किस जेल में रखा गया? देहरादून जेल में। देहरादून। व्यक्तिगत सत्याग्रह के दौरान यह बात ध्यान रखनी है, क्योंकि भाई जब नेहरू जी 11 बार जेल जाएंगे अलग अलग आंदोलनों के संदर्भ में, हमें यहां मुख्य रूप से यह बात ध्यान रखनी है कि इस व्यक्तिगत सत्याग्रह के दौरान इनको किस जेल में रखा गया था बंदी बनाकर? तो देहरादून जेल में रखा गया था व्यक्तिगत सत्याग्रह के दौरान। यह बात ध्यान रखनी है, ठीक है। और इनको, विनोबा भावे को, अच्छा अब अगर आपसे पूछे कि व्यक्तिगत सत्याग्रह के दौरान गांधी जी को, गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह में भाग नहीं लिया था। यह बात ध्यान रखनी है आपको। गांधी जी व्यक्तिगत सत्याग्रह के सत्याग्रही नहीं थे। बाय द वे अगर कभी ऐसी बात आए तो यह बात ध्यान रखनी है आपको। तीसरे सत्याग्रही थे ब्रह्मदत्त। तीसरे सत्याग्रही कौन थे? तृतीय सत्याग्रही थे ब्रह्मदत्त, ठीक है।
तो आपको हालांकि पहला और दूसरा दो याद रख लिया, ठीक है, तीसरे की ज्यादा आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी बाय द वे पूछे। और अब देखो, पहली बात, इस व्यक्तिगत सत्याग्रही के 3 क्रम से सत्याग्रही याद रखोगे आप, विनोबा भावे, जवाहरलाल नेहरू, ब्रह्मदत्त। व्यक्तिगत सत्याग्रह के जितने भी सत्याग्रही हैं सबको जेल में डाला गया है। तो इसका मतलब कितने सत्याग्रही बने? 20,000, लगभग 20,000 सत्याग्रही जिनको की जेल में डाला गया। इसमें यह रखा गया, इसके अंतर्गत यह रखा गया कि सबसे पहले केंद्रीय कार्यकारिणी कांग्रेस की, उसके जो बड़े लीडर हैं वो व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू करेंगे। उनके साथ प्रांतीय कार्यकारिणी के जो लीडर हैं वो शामिल होंगे। फिर द्वितीय में जिला कार्यकारिणी के सदस्य शामिल होंगे, और तृतीय में जो लोकल छोटे मोटे जो सदस्य हैं वो फिर व्यक्तिगत सत्याग्रह करेंगे। इस प्रकार से उसको 3 चरणों में रखा गया था। तो ये जिन हम 3 नेताओं की बात कर रहे हैं, ये प्रथम चरण के नेता हैं, यानी केंद्रीय कार्यकारिणी के नेता हैं। विनोबा भावे, जवाहरलाल नेहरू, ब्रह्मदत्त, इन्होंने जो आंदोलन शुरुआत किया है, किस लिए? कि हमें अभिव्यक्ति की आजादी चाहिए। और इस रूप में कि पहले एक शुरू करेगा, फिर दूसरा शुरू करेगा। हां, अलग अलग स्थान से अलग अलग व्यक्ति कर सकते हैं, लेकिन एक साथ कई व्यक्ति नहीं होंगे एक जगह, ताकि सरकार को यह लगे कि सांकेतिक रूप से हम अभी तक जिंदा हैं। इसलिए गांधी जी ने कहा भी था कि कांग्रेस के अस्तित्व को बचाए रखने के लिए यह आंदोलन जरूरी है। तो आपसे पूछें, गांधी जी ने यह किस आंदोलन के संदर्भ में कही है? ये बात व्यक्तिगत सत्याग्रह के संदर्भ में। उद्देश्यगत सत्याग्रह का अभिव्यक्ति की आजादी की मांग करना, ठीक है। तो बड़ा आंदोलन नहीं है, छोटे स्तर पर है। जैसे आपको एक देखो सिंपल सी बात, आप इसको ऐसे समझ लो कि आपकी कोई मांग, यहां से प्रबंधन से कोई मांग हो, और आप एक तो सामूहिक रूप से, अब तक पहले तो आपने सामूहिक रूप से मांग की थी, असहयोग आंदोलन और सविनय आंदोलन के दौरान तो सगला इकट्ठा उड़ गया ऑफिस में कि साहब मांगी, आ मांग मानो। लेकिन अब क्या है, आपने प्रबंधन अब किसी दूसरे संकट से जूझ रहा है, कोई और एग्जाम है, उससे संबंधित बड़ी रणनीति चल रही है, और उसकी तरफ या और जो भी काम, और आपको अभी आपकी कोई समस्या है, तो आप उस समस्या के लिए आप ये कहोगे कि हमारी समस्या तो याद दिलाए कि साहब इस सब्जेक्ट की क्लास लगनी चाहिए। लेकिन सब सामूहिक होकर ने जाकर एक एक, आज एक जायो, काल ऑफिस दूसरों से ले गयो, परसों तीसरों से ले गयो, इस प्रकार से एक एक करके। तो हम ये भी लगेगा कि हम बिल्कुल शांत नहीं हैं, आपके हर कदम से सहमत नहीं हैं। बात समझ आ रही है? लेकिन हम सामूहिक रूप से विरोध न करके और व्यक्तिगत विरोध दर्ज करवाएंगे, अर्थात आपकी मजबूरी का फायदा नहीं उठाएंगे, लेकिन विरोध तो दर्ज करवाएंगे, और आपको हमारी बात माननी चाहिए। बात समझ आ रही है? इस प्रकार से उन्होंने व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ किया है सरकार के खिलाफ। हमने जो उदाहरण दिया है तो वो तो एक छोटे लेवल पर, बाकी ये बात कि कांग्रेस कार्यकारिणी ने, कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ ये आंदोलन शुरू किया है, व्यक्तिगत सत्याग्रह है, जिसका मूल उद्देश्य अगर आपसे पूछे तो अभिव्यक्ति की आजादी, और गांधी जी के शब्दों में कांग्रेस के अस्तित्व को बचाए रखना। दोनों बात हो गई यहां पर, ठीक है। और चूंकि इसमें दिल्ली चलने का प्रोग्राम रखा गया, ठीक है, जैसे आप व्यक्तिगत सत्याग्रह, लेकिन रोज कोई व्यक्ति ऑफिस जाकर आएगा तो ऑफिस चलो आंदोलन हो गया। तो यहां पर दिल्ली के लिए है तो दिल्ली चलो आंदोलन ये नाम कर दिया। भाई सत्ता जो मूल ऑफिस है, राजधानी है, दिल्ली तो है, तो इसलिए दिल्ली चलो आंदोलन। अब इसमें प्रथम सत्याग्रही याद रखना है कौन है? विनोबा भावे। तो चूंकि विनोबा भावे ने इसकी शुरुआत पवनार से की, इसका मतलब इस आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई है? पवनार आश्रम से इसकी शुरुआत हुई है। क्लियर है? शायद मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। यह बात रही अपनी व्यक्तिगत सत्याग्रह के संदर्भ में। और अब अगला हमारा बिंदु होगा क्रिप्स मिशन, ठीक है। अगला बिंदु ही है क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन देखो क्या है। पहली बात तो क्रिप्स मिशन यानी 1942
आपको यह बात ध्यान रखनी है, क्रिप्स मिशन यानी 1942। और एग्जैक्ट डेट याद रखो, तो एग्जैक्ट डेट भी याद रखोगे 22 मार्च, सॉरी 22 मार्च, मैं 24 वाली बात बता रहा हूं अभी, 22 मार्च 1942। ठीक है, पहली बात तो यह ध्यान रखना है, 22 मार्च 1942 को यह स्टेफर्ड क्रिप्स भारत आया है। क्यों? द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का सहयोग लेने के लिए। तो केवल इसलिए नहीं आया है कि भाई द्वितीय विश्व युद्ध में सहयोग ले, अंतरराष्ट्रीय दबाव है, क्योंकि एशिया क्षेत्र में जापान आगे बढ़ रहा है। और जापान आगे बढ़ रहा है, इसका मतलब अगर जापान को यह पता चल गया कि भारतीय हमारे खिलाफ हैं और भारतीय ऐसे ही करेंगे, तो जापान का भी मनोबल बढ़ेगा। और अगर ये मन से हमारे पक्ष में लड़ेंगे, तो कम से कम जापान की स्थिति को कमजोर करने में भारतीय संसाधनों का पूर्ण उपयोग किया जा सकता है, और अन्यथा ये जापान के पक्ष में हो सकते हैं। तो इसलिए एक तो अंतर्राष्ट्रीय जो नेता जैसे रूजवेल्ट है, चीन का चांग काई शेक है, ये लोग दबाव डालने लग गए। किस पर? इंग्लैंड के प्रधानमंत्री पर। इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था चर्चिल। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय दबाव के कारण और द्वितीय विश्व युद्ध में भारत का सहयोग लेने के कारण इंग्लैंड के प्रधानमंत्री चर्चिल ने स्टेफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में एक मिशन भारत भेजा है, जिसे हम जानते हैं क्रिप्स मिशन के नाम से। यह क्रिप्स मिशन 22 मार्च 1942 को आया है कराची। ठीक है, 22 मार्च को कराची आया है और 23 मार्च को यह दिल्ली पहुंचेगा। तो आपको केवल देखो एक मिनट, जीके वाले प्रत्याशी तो केवल 22 मार्च ही याद रखेंगे, लेकिन जो यहां सब्जेक्ट के प्रत्याशी हैं उनको यह याद रखना है कि 23 मार्च को यह दिल्ली पहुंचा है, क्योंकि सबसे पहले यह कराची आया था। तो कराची तो कब आया था? 22 मार्च को। ठीक है, 23 मार्च को दिल्ली आया है और 25 मार्च को क्रिप्स ने गांधी जी से भेंट की है। 25 मार्च को गांधी जी से मुलाकात की है, गांधी जी से भेंट की है स्टेफर्ड क्रिप्स ने। ठीक है, देखो पहली बात, स्टेफर्ड क्रिप्स यानी क्रिप्स मिशन क्यों आया है, आपको मूल मोटिव याद रखना है, द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का सहयोग लेने के लिए। और दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय दबाव था इंग्लैंड के प्रधानमंत्री पर, और उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? चर्चिल। ठीक है, तो विंसेंट चर्चिल ने भेजा है स्टेफर्ड क्रिप्स को, यह बात ध्यान रखनी है, जो कब 22 मार्च 1942 को भारत आया है। बस एक मोटे तौर पर सब्जेक्ट वाले ये भी ध्यान रखेंगे कि ये दिल्ली 23 मार्च को पहुंचा था और 25 मार्च को इसने गांधी जी से मुलाकात की थी क्रिप्स मिशन ने। ठीक है, फिर इसने क्या किया, क्रिप्स मिशन ने अपने जो प्रस्ताव रखे वो बड़े अप्रासंगिक थे। अप्रासंगिक इस संदर्भ में कि संविधान सभा के गठन, मैंने पहले बताया था कि अगस्त प्रस्ताव के बाद संविधान सभा के गठन का जो प्रावधान है वो किस में होगा? इस क्रिप्स मिशन में। संविधान सभा के गठन का प्रावधान था इसमें, लेकिन उस संविधान को कोई, क्योंकि साथ में यह दे दिया कि कोई प्रांत या रियासत उस संविधान सभा द्वारा बनाए गए संविधान को माने या न माने, उस संघ बनेगा, उस संघ में शामिल हो या ना हो, यह उनकी मर्जी पर रहेगा। इसका मतलब अनेक टुकड़े हो सकते हैं भारत के, और अप्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तान नहीं, अनेक पाकिस्तान की मांग स्वीकार कर ली उन्होंने। तो इसलिए इसके प्रस्तावों को स्वीकार नहीं किया, विरोध किया। मुस्लिम लीग ने भी विरोध किया, क्योंकि स्पष्ट इसमें पाकिस्तान की मांग स्पष्ट रूप से नहीं मानी गई थी। तो इसलिए भारत के लगभग सभी राजनीतिक दलों ने इसका विरोध किया। अच्छा एक बात देखो, साइमन कमीशन का तो फिर भी 3.5 दलों ने समर्थन किया था। हालांकि हमने शायद वहां पर चर्चा करना भूल गए थे कि साइमन कमीशन का तो 3.5 दलों ने समर्थन किया था,
पता है कि आपको किस किसने समर्थन किया था? पंजाब की यूनियनिस्ट पार्टी और जो क्या नाम मद्रास की जस्टिस पार्टी और डॉक्टर अंबेडकर की डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन, दलित वर्ग संघ और मुस्लिम लीग का सफी गुट। 3.5 हो गए ना, मुस्लिम लीग के 2 गुट बन गए, जिन्ना गुट और सफी गुट। तो इसलिए सफी गुट ने समर्थन किया था, जिन्ना गुट ने साइमन कमीशन का विरोध किया था। तो साइमन कमीशन का तो 3.5 पार्टियों ने समर्थन किया था, बाकी सब ने विरोध किया था। वो 3.5 पार्टी कौन सी थी? मद्रास की जस्टिस पार्टी, पंजाब की यूनियनिस्ट पार्टी, ठीक है, और डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन, दलित वर्ग संघ डॉक्टर अंबेडकर की, और इसके अलावा मुस्लिम लीग का सफी गुट। इन्होंने साइमन कमीशन का समर्थन किया था। लेकिन इस क्रिप्स मिशन का लगभग सभी दलों ने विरोध किया था। इसके जो प्रावधान है वो अप्रासंगिक होने के कारण। तो यहां तक कि गांधी जी ने तो क्या कहा? पोस्ट डेटेड चेक, बीती हुई तिथि का चेक। तो अब देखो यहां आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि क्रिप्स मिशन योजना को बीती हुई तिथि का चेक, हुई तिथि का चेक किसने कहा? यह कहा गांधी जी ने, ठीक है, इतना तो याद रह जाएगा। फिर क्या किया? नेहरू जी ने इसमें थोड़ा सा शब्द और जोड़ दिया कि यह केवल बीती हुई तिथि का चेक नहीं है, यह उस बैंक के नाम है जो पहले से दिवालिया घोषित हो चुकी है। कि बीतेड़ी तिथि को तो है ही है, ब्यू आगे आओ और देखो वह बैंक भी दिवालिया घोषित हो चुकी है। तो क्रिप्स मिशन योजना को दिवालिया बैंक की संज्ञा किसने दी? दिवालिया बैंक। यह नाम दिया किसने? पंडित नेहरू ने, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं शायद मेरे ख्याल से। अब देखो दोनों को मिला देते हैं, दोनों को मिला देते हैं कि दिवालिया बैंक के नाम बीती हुई तिथि का चेक। तो पहले टिप्पणी किसने की थी? गांधी जी ने, फिर नेहरू जी ने उसमें जोड़ा था, इसलिए यह गांधी जी का कथन होगा। पहले जो कहेगा फिर उसमें टांगड़ी पूछड़ी कोई कहीं भी जोड़ सके। मूल बात यह कि मूल सबसे शुरुआत किसने कही ये बात? जैसे भाई वेद व्यास ने तो केवल महाभारत में 8,800 श्लोक लिखे थे, लेकिन वर्तमान में महाभारत में कितने हैं? 1,00,000 श्लोक। जबकि 1,00,000 लिखने वाले को तो हम याद ही नहीं करते, क्योंकि वह तो हम जोड़े ही 2 व्यक्ति और थे, वैशंपायन और शौनक ऋषि, तो हम उनको तो कभी पढ़ते ही नहीं है। बात समझ आ रही है यहां पर कि आपसे जब भी कभी पूछे कि महाभारत किसने लिखी, तो आप वैशंपायन या शौनक ऋषि का नाम लेते हो क्या? जबकि श्लोक तो उन्होंने ही जोड़े हैं। वेद व्यास ने तो 8,800 श्लोक लिखे थे। बात समझ आ रही है यहां पर? लेकिन शुरुआत कर दी, फिर बाकी तो जोड़ते गए उन दोनों ने तो, लेकिन वह बोड़ा जोड़ दिया, ठीक है। तो इसलिए यह बात ध्यान रखना कि नेहरू जी ने यह शब्द जोड़ा है, तो अकेला शब्द आए दिवालिया बैंक तब तो नेहरू जी, और बीती हुई तिथि का चेक आए तो गांधी जी, और दोनों जोड़ दिए दिवालिया बैंक के नाम बीती हुई तिथि का चेक, तब आपको गांधी जी करना है। बात समझ आ गई यहां पर शायद मेरे ख्याल से। फिर नेहरू जी ने ये जो क्रिप्स हैं, स्टेफर्ड क्रिप्स, ये इनके, क्योंकि नेहरू जी की जो शिक्षा दीक्षा है वो इंग्लैंड में हुई थी, इंग्लैंड में पढ़े थे हैरो स्कूल में, तो उस दौरान या बाद के ये मित्र थे। तो इसलिए नेहरू जी ने एक टिप्पणी और की कि मेरे मित्र जो क्रिप्स हैं, स्टेफर्ड क्रिप्स, वो शैतान के वकील बनकर आए हैं। मेरे सज्जन मित्र कि जो मेरे मित्र हैं वो तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन वह वकील की का बन रहा है ही माड़ा आदमी का, यानी बुरे व्यक्ति के तो शैतान के वकील बनकर आए हैं। तो यह वाक्य भी किसका होगा? नेहरू का। पट्टाभी सीतारामैया ने इस पर एक और टिप्पणी की। पट्टाभी सीतारामैया कौन? जिन्होंने कांग्रेस का इतिहास लिखा है, ठीक है। तो कांग्रेस का इतिहास पट्टाभी सीतारामैया ने लिखा था। तो पट्टाभी सीतारामैया ने इसके संदर्भ में एक कथन कहा कि क्रिप्स मिशन की योजना ठीक वैसे ही है, कैसे? जैसे बिना अभी तक जन्मा ही नहीं है बच्चा
और उसके उपचार का इलाज किया जाए, उसके इलाज की बात सोची जाए, ऐसा। तो यहां पर यह बात ध्यान रखना, किसका कथन है? पट्टाभी सितारा में क्या कि क्रिप्स प्रस्ताव उस बच्चे की चिकित्सा का असफल प्रयास था जो अभी पैदा भी नहीं हुआ था। तो कहने का तात्पर्य, भारतीय राजनीतिक दलों ने क्रिप्स प्रस्तावों को स्वीकार नहीं किया, और जब नहीं किया तो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री चर्चिल को गुस्सा आया और उसने कहा भाई देखो, मैं भारत को ये हमारी बात नहीं मान रहे हैं, तो मैं सीधे से उनको किसी प्रकार की कोई रियायत दे दूं तो मैं सम्राट का प्रधानमंत्री ब्रिटिश साम्राज्य का अवसान करने के लिए नहीं बना हूं। यह बात किसका है? यह कथन चर्चिल का, कि मैं सम्राट का प्रधानमंत्री ब्रिटिश साम्राज्य के पतन की अध्यक्षता करने के लिए नहीं बना हूं। किसका कथन है? चर्चिल का कथन है। ठीक है, अब हम बात करें, क्योंकि क्रिप्स मिशन असफल हो गया, तो अब जापानी आक्रमण का भय आ रहा है। तो अब हम बात करें आगे भारत छोड़ो आंदोलन, 1942 की बात करें। भारत छोड़ो आंदोलन 1942। देखो, पहली बात यह कि भारत छोड़ो आंदोलन शुरू क्यों हुआ, आपको इसके कुछ कारण याद करने हैं। सबसे मुख्य कौन सा कारण था वो भी याद करना है। तो इसमें देखो, एक कारण क्रिप्स मिशन की असफलता। कारण की अगर हम चर्चा करें, क्रिप्स मिशन की असफलता या संवैधानिक तंत्रों की, यानी संवैधानिक जो आयोग हैं या संवैधानिक जो वार्ता हैं उनकी विफलता। उसके बाद में दूसरा, ब्रिटेन द्वारा आर्थिक शोषण बड़े पैमाने पर, क्योंकि उनको लगने लग गया था कि हो सकता है हमें छोड़कर जाना पड़े, जापान का अधिकार हो जाए, तो जितना शोषण कर सकते हैं उतना शोषण। यानी 1940 के बाद इंग्लैंड ने हद पार कर दी यहां से धन ले जाने में, बहुत बड़ी मात्रा में यहां से, कि अठे छोड़नो क्यों को नहीं है, बचनू नहीं से कल को हमें जाना पड़े तो यहां कुछ शेष नहीं रहना चाहिए। वो इस बात की तैयारी कर चुके थे। तो बड़े पैमाने पर आर्थिक शोषण, ठीक है। और तात्कालिक और सबसे मुख्य कारण था, वो था जापानी आक्रमण का भय। सबसे मुख्य कारण यहां पर वो था जापानी आक्रमण का भय, जापानी आक्रमण का भय। ठीक है, ये चीजें मुख्य रूप से इस भारत छोड़ो आंदोलन के लिए उत्तरदायी थी। देखो, क्रिप्स मिशन असफल हो गया, तो इसका मतलब अब संवैधानिक जो साधन थे वो तो विफल हो गए, तो अब आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ेगा कांग्रेस को। फिर आर्थिक शोषण में कह रहा हूं कि बड़े पैमाने पर युद्धकालीन परिस्थितियां, एक तो सभी संसाधन युद्ध में झोंक दिए भारत के इंग्लैंड ने अपने स्वार्थ के लिए, और उनको यह लगने लग गया, क्योंकि जापान तीव्रता से बढ़ रहा था, उनको यह भय लगने लग गया कि जापान भारत पर अधिकार कर सकता है और हमें यहां से जानना पड़ सकता है। जो जानू ये जो खाली पीली क्यों जावा, जता भी टेवटा कंटी बस लेर जावा, बस जा रहे यहां से। तो बड़े पैमाने पर यहां से शोषण करना शुरू कर दिया। तो इस कारण भी कांग्रेस के नेताओं ने सोचना शुरू कर दिया कि अगर हम स्वतंत्र भी हो गए तो कम से कम समय रहते स्वतंत्र हो, नहीं तो अपन खाली पीली दर एकदम सु भाई कुछ छोड़कर ही नहीं जाएंगे तो शासन चलाएंगे कैसे, आर्थिक दिवालियापन देकर जाएंगे। तो इसलिए भी आंदोलन चलाना जरूरी था। फिर सबसे बड़ा कारण था जापानी आक्रमण का भय। जापान तीव्र गति से आगे बढ़ रहा था, और जिन क्षेत्रों पर जापान का अधिकार हो रहा था वहां जापान बड़ा तांडव मचा रहा था। तो अगर भारत पर भी, पहली बात कि जापान भारत पर आक्रमण तब करेगा जब वो ये मानकर कि भारत इंग्लैंड का उपनिवेश है और भारत जापान के खिलाफ लड़ रहा है, क्योंकि इंग्लैंड ने भारत को युद्ध में शामिल कर लिया था 3 सितंबर को ही। भाई 1 सितंबर को विश्व युद्ध शुरू हुआ, 1 सितंबर 1939 को, और 3 सितंबर को उसने कहा कि भाई मैं भी और हमारे साथ भारत भी, हमारे उपनिवेश भी, जिनमें भारत भी साथ में है। तो इसका मतलब जापान तो यही मानेगा कि भारत हमारे खिलाफ लड़ रहा है, तो वो आक्रमण करेगा।
इसलिए अगर हम ये घोषित कर दें कि हम इंग्लैंड के साथ नहीं हैं, तो शायद जापानी आक्रमण का भय टल जाए। और अगर जापानी आक्रमण होगा तो जापान वाला अंग्रेजों ही बुरा। उस समय देखो, आज तो व्यक्ति को हमेशा क्या है, परिस्थितियां सिखाती हैं। जापानी शांति के प्रतीक इसलिए बने हुए हैं, उनको शांति प्रिय इसलिए लग रही है कि उनके 2 नगर अणुबमों के कारण बर्बाद हो चुके थे, तो वो बर्बादी देख चुके थे। जिन्होंने बर्बादी, देखो अभी हमारे यहां पर धर्म आदि के आधार पर, जाति के आधार पर संकीर्णता है। यूरोप में वो धार्मिक संकीर्णता अब नहीं है, क्योंकि वहां धर्म के आधार पर बड़े पैमाने पर दंगे हुए, इतने बड़ा मारकाट हुआ, इतने दंगे हुए, धर्म युद्ध हुए कि वो आखते हो गए कि बापची रोजी ना, ये धर्म के नाम पर क्या उम्र हो जाए। अपने यहां पर अभी भी ऐसा है, बड़े पैमाने पर नहीं, लेकिन आंशिक ही सही, कम से कम धार्मिक संकीर्णता है, यह मानना पड़ेगा हमें। तो खैर, अब जापान का भय, उस समय जापानी जहां जहां शासन कर रहे थे, अंग्रेज तो सिर्फ शोषण कर रहे थे, जापानी शोषण का सागर सागर लाता की भी बुरा तरीका दे रहा। तो यह भय कि वो बड़े पैमाने पर हमारा दमन करेंगे। अगर हम इंग्लैंड, भाई इंग्लैंड यहां से चला गया, जापान का अधिकार हो गया, तो कम से कम वो फिर और पूर्ति करने की कोशिश करेंगे और हमारा शोषण करेंगे, हमारा दमन करेंगे बड़े पैमाने पर। बचने का एक ही तरीका है, इंग्लैंड से संबंध विच्छेद कर दो। इंग्लैंड, इन अंग्रेजों को कह दो कि भाई मान्य थे, हमारा हाल पर छोड़ जाओ, ताकि कम से कम जापान तो इधर नहीं आए। इसलिए यह भी एक कारण रहा इस भारत छोड़ो आंदोलन का। ठीक है, इस भारत छोड़ो आंदोलन के लिए सबसे पहले 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस वर्किंग कमेटी का जो सम्मेलन हुआ, कहां, वर्धा में, वर्धा महाराष्ट्र में, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। यह बात ध्यान रखना, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव प्रस्तुत कब किया गया है? 14 जुलाई 1942 को। कहां? कांग्रेस वर्किंग कमेटी, कांग्रेस कार्य समिति की वर्धा बैठक में प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ है। ठीक है, और इस प्रस्ताव को पारित किया गया है 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस कार्यकारिणी के बंबई अधिवेशन में। ठीक है, और इस बंबई अधिवेशन की अध्यक्षता की किसने? मौलाना आजाद ने। बंबई अधिवेशन की अध्यक्षता की मौलाना आजाद, ये बात भी ध्यान रखना। तो मौलाना आजाद की अध्यक्षता में बंबई के जो ग्वालिया टैंक मैदान है, जिसे वर्तमान में अगस्त क्रांति मैदान के नाम से जानते हैं, वहां यह मीटिंग हुई थी, बैठक हुई थी, सभा हुई थी, और उसी में यह प्रस्ताव पारित किया गया था। तो भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित कब हुआ है? 8 अगस्त 1942 को। प्रस्तुत कब किया गया था? 14 जुलाई 1942 को। प्रस्तुत हुआ था वर्धा में, जबकि पारित हुआ है बंबई में। ठीक है, अब इस समय जब यह बंबई में पारित हुआ है, यह बात भी आपको ध्यान रखना है कि वर्धा बैठक में पारित हुआ है, और यह जो भारत छोड़ो का प्रस्ताव है, यह प्रस्तुत किया था पंडित नेहरू ने। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव है, वो पंडित नेहरू ने प्रस्तुत किया था, अगर भाई दवे पूछे तो। 8 अगस्त को प्रस्ताव पारित कर दिया। 8 अगस्त को शाम को गांधी जी भाषण देना शुरू किया। काफी देर तक बोले, बहुत बोलिया, लेकिन आको नहीं बताई कि अपन काल करनो के है। आंदोलन कल शुरू होगा, इसका मतलब भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ है? 9 अगस्त को। दो चीजें देखो, भारत छोड़ो का प्रस्ताव कब पारित हुआ है? 8 अगस्त को। लेकिन भारत छोड़ो आंदोलन शुरू कब होगा? 9 अगस्त 1942 को। कल शुरू होगा। 8 अगस्त की शाम को गांधी जी बोल रहे हैं कि कल आंदोलन शुरू करेंगे, लेकिन इस आंदोलन में क्या कार्यक्रम होगा यह नहीं बताया। कि कल बताएंगे जब आंदोलन शुरू करेंगे, लेकिन वो कल इसलिए नहीं आया कि सरकार ने मध्य
मध्य रात्रि को ये एक ऑपरेशन चलाया जिसका नाम था ऑपरेशन जीरो ओवर। ऑपरेशन जीरो ओवर, ठीक है। तो ऑपरेशन जीरो ओवर के तहत 8 अगस्त की, यानी 8 और 9 अगस्त की मध्य रात्रि को गांधी जी सहित कांग्रेस के सभी नेताओं को बंदी बना लिया। ठीक है, कांग्रेस के सभी नेताओं को बंदी बना लिया। तो अब बंदी बना लिया तो देखो, पहली बात तो ये आंदोलन नेतृत्वहीन था, ये बात ध्यान रखनी है। और कोई कार्यक्रम नहीं था किसी के पास, इसलिए जक्का के जिया जीमा आई, जिसके जैसा मन में आया उसने वैसा ही आंदोलन किया। कोई का इं जिमाई का मैं बाठा उठा रहा लोटिया फोड़ छू ट्यूबलाइट तो वो बिया फोड़े लागो, कोई का पटरी उखाड़ से तो बिया करे लागो, जैसा जिसको सूझा उसने वैसा करना शुरू कर दिया। इसलिए इसमें कोई निश्चित प्रोग्राम या कार्यक्रम नहीं था। बाकी सब में तो भाई प्रोग्राम थे, कार्यक्रम थे, बाकी आंदोलनों में इसमें ऐसा नहीं था। ठीक है, अब आपको देखो पहली बात यह ध्यान रखना है कि ऑपरेशन जीरो ओवर के तहत भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कांग्रेस के नेताओं को बंदी बनाया गया। तो गांधी जी को बंदी बनाकर कहां रखा गया? पूना के आगा खां पैलेस में। जबकि प्रथम आंदोलन, दो आंदोलन थे, उनके दौरान कहां रखा गया था? यह बात भी ध्यान रखना है, उनके दौरान यरवदा जेल में रखा गया था। उस दौरान तो वो यरवदा जेल में थे। ठीक है, और इस समय इन्हें रखा गया पूना के आगा खां पैलेस में। क्लियर है? शायद कोई दिक्कत नहीं। चलो खैर, अब देखो आगे कि आगा खां पैलेस में उनके साथ रहते हुए ही अभी बात करेंगे कि उनके सचिव महादेव देसाई और उनकी पत्नी कस्तूरबा की मृत्यु हो जाती है। इससे पहले हमें यह भी पता होना चाहिए कि पंडित नेहरू को बंदी बनाकर कहां रखा गया था। इस आंदोलन के दौरान पंडित नेहरू को बंदी बनाकर अहमदनगर जेल में रखा गया था। कहां रखा गया था? अहमदनगर जेल में। यह बात भी ध्यान रखना है, अहमदनगर जेल में। जबकि उस समय व्यक्तिगत सत्याग्रह के समय कहां रखा गया था? देहरादून में नेहरू जी को। नागपुर में तो विनोबा भावे को रखा गया था। थोड़ा सा अलग करना है आपको, यह चीज समझनी है, हैं? मैं क्या कर रहा हूं? नेहरू जी को हाँ, तो तभी तो कर रहा हूं नेहरू जी को देहरादून में। गांधी जी ने तो भाग ही नहीं लिया था। ठीक है, बात अभी अहमदनगर नेहरू जी की चल रही है ये। ठीक है ना? गांधी जी को तो इस आंदोलन के दौरान बंदी बनाकर पूना के आगा खां पैलेस में रखा गया है। नेहरू जी को अहमदनगर में रखा गया है। और अहमदनगर जेल में रहते हुए ही इन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया, वैसे भारत एक खोज नाम से बोलते हैं उसको, तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत एक खोज, नहीं कि भारत की खोज, ऐसा है। तो भारत एक खोज या डिस्कवरी ऑफ इंडिया नाम से पुस्तक लिखी। वो अहमदनगर जेल के कैदियों को ही समर्पित है। आपसे पूछ सकते हैं कि यह पुस्तक किस जेल के कैदियों को समर्पित है? तो अहमदनगर जेल के कैदियों को समर्पित है, सीधी सी बात। ठीक है, यह बात ध्यान रखना है। चलो अब देखो कि 9 अगस्त 1942 को यह आंदोलन शुरू हो गया। नेतृत्वहीन था, लेकिन कुछ समाजवादी दल के नेताओं ने भूमिगत रहकर इस आंदोलन का संचालन किया था। भूमिगत का मतलब लुके छिपे, चांच का ही प्रकट हुए पाछा जा एक कमरा में आया एलो मार पाछा भागा बैठे दूसरी जगह। ठीक है, तो थोड़े लुके छिपे रहकर, भूमिगत रहकर सरकार से बचते हुए समाजवादी दल के नेताओं ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया। तो वो कौन कौन थे? जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, मनोहर लोहिया, अरुणा आसफ अली, अरुणा आसफ अली, अच्युत पटवर्धन,
अच्युत पटवर्धन। ठीक है, ये नेता थे, समाजवादी नेता, जिन्होंने भूमिगत रहकर इस आंदोलन का संचालन किया था। आपसे पूछ सकते हैं कि इस आंदोलन का संचालन किन नेताओं ने भूमिगत रहकर किया था, तो इन नेताओं ने इसका भूमिगत रहकर संचालन किया था। ठीक है, फिर यह बात भी ध्यान रखनी है आपको कि इस आंदोलन के दौरान उषा मेहता नामक महिला ने बंबई में भूमिगत रेडियो स्टेशन की स्थापना की थी। तो बंबई में भूमिगत रेडियो स्टेशन की स्थापना किसने की थी? उषा मेहता ने। यह बात भी ध्यान रखना है। फिर इस आंदोलन के दौरान कुछ स्थानों पर समानांतर सरकारें, समानांतर का मतलब पैरेलल, एक तो अंग्रेजों की चल ही रही है, एक आंदोलनकारियों ने अपनी सरकार वहां पर स्थापित कर दी। तो समानांतर सरकारें किन किन स्थानों पर हुई वो आपको याद करनी है। उन समानांतर सरकारों में देखो, सबसे पहले उत्तर प्रदेश के बलिया में, उत्तर प्रदेश के बलिया में किसके नेतृत्व में? चित्तू पांडे के नेतृत्व में। और यह भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान स्थापित की गई प्रथम समानांतर सरकार थी। ठीक है, तो एक तो उत्तर प्रदेश के बलिया में, फिर एक बंगाल के मिदनापुर में, बंगाल के मिदनापुर में समानांतर सरकार किसके नेतृत्व में? सतीश सामंत के नेतृत्व में। सतीश सावंत या सतीश सामंत, कोई सा भी नाम आ सकता है, के नेतृत्व में। और इस सरकार को जो बंगाल के मिदनापुर में सतीश सावंत के नेतृत्व में स्थापित हुई है, इसको कहा गया है तामलुक की जातीय सरकार। जातीय सरकार। ठीक है, तो तामलुक की जातीय सरकार किसके नेतृत्व में गठित हुई है? सतीश सावंत के नेतृत्व में। ठीक है, इसके अलावा उड़ीसा में, उड़ीसा में कहां स्थापित हुई? कोरापुट में। किसके नेतृत्व में? लक्ष्मण नायक के नेतृत्व में। ठीक है, समानांतर सरकार स्थापित हुई है। इसके अलावा महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के सतारा में किसके नेतृत्व में? वाई वी चौहान और नाना पाटिल। वाई वी चौहान और नाना पाटिल, नाना पाटेकर नहीं है ये, नाना पाटिल के नेतृत्व में महाराष्ट्र के सतारा में यह सरकार स्थापित हुई है। और ये इस आंदोलन के दौरान सर्वाधिक लंबे समय तक चलने वाली समानांतर सरकार थी। कौन सी? सतारा की सरकार। ठीक है, तो ये समानांतर सरकारें आपसे पूछ सकते हैं किन किन स्थानों पर समानांतर, ज्यादातर ये पूछें किसके नेतृत्व में। जैसे आपसे ये पूछें कि सतारा में किसके नेतृत्व में, कोरापुट में किसके नेतृत्व में, तामलुक में किसके नेतृत्व में, या मिलाने वाला, इनका नाम देकर आगे इनको मिलाने वाला, तो सतारा वाली तो अपने आप ही समझ में आ जाएंगी, ये देखो मराठी नाम है, यहां तो आपके कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य मिलाने वाला आएगा तब तो कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, आप पहचान लोगे। तो इंडिविजुअल भी इनको याद तो करना है, यह बात ध्यान रखनी है। ठीक है, चलो खैर आगे बात करें। इसके अलावा हाँ, भूमिगत रेडियो की बात करी ली हमने। फिर बात यह चल रही थी कि गांधी जी को बंदी बनाकर कहां रखा गया था? पूना के आगा खां पैलेस में। उस आगा खां पैलेस में रहते हुए ही उनके सचिव महादेव देसाई की मृत्यु हुई थी। कब? 1942 में। और 1944 में उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी की मृत्यु हो गई उस आगा खां पैलेस में 1944 में। और गांधी जी का भी अंग्रेज इंतजार कर रहे थे, अभी कणसी जाए, लेकिन चिड्डा हाडहा पाके थे हैं, जो भी, लेकिन देखो योगदान अद्वितीय था। अब देखो
आलोचना हमेशा जो कुछ करेगा उसकी आलोचना होगी, नहीं करेगा उसकी आलोचना नहीं होगी, दिखती बात है, ये तो तय है भाई। कोई भी व्यक्ति कार्य करेगा, ये अब तक का नियम है कि किसी न किसी रूप में उसकी आलोचना होगी, ये तय है। और विशेष तौर से आलोचना कौन करेगा? जिसकी कार्य करने की हिम्मत नहीं होगी। इसलिए हमेशा देखो ये एक सीधा सा नियम है, आप इस मामले में योगदान नहीं भुला सकते। आप खैर फिलहाल देखो, क्योंकि ये बहस का विषय नहीं है, और उस ऐसी बहस को जन्म देना भी अपने आप में एक बड़ी बात होगी। प्रारंभ में मैं भी आलोचकों में से एक था, लेकिन बाद में जब सही रूप से साहित्य को पढ़ा और वो बातें निकल कर आई, तब पता चला कि आलोचना के, अगर ये आलोचना के पात्र होते तो शुरुआत कहां से हुई फिर धीरे धीरे, क्योंकि सुभाष बाबू ने अपनी जीवनी में इनकी बहुत बड़ी प्रशंसा की है। व्यक्तिगत सत्याग्रह के समय भी सुभाष बाबू ने कहा कि आप मेरा उपयोग कर सकते हो, जैसा चाहे वैसा। गांधी जी ने कहा नहीं भाई, हाथ जोड़ू, तू आकरो आदमी ही, क्योंकि तुम्हारी विचारधारा मेरी विचारधारा मेल नहीं खाती, तो इसलिए ऐसा नहीं करेंगे हम। मतलब अंत तक जब भी यद्यपि विरोध किया, गांधी जी ने सुभाष बाबू का प्राय समर्थन नहीं किया, लेकिन सुभाष बाबू ने कभी भी गांधी जी के संदर्भ में एक भी आलोचना का शब्द नहीं कहा। इसका मतलब वो व्यक्ति जानता था कि ये व्यक्ति मन से कुछ सही करना चाहता है, बस साधन अलग है। बड़ी बात यह है कि अलग, इसलिए देखो अंतिम समय में जब संघर्ष कर रहे थे वहां पर सिंगापुर में, रेडियो से बोलते हुए इन्हीं को संबोधित करते हुए राष्ट्रपिता के नाम से संबोधित किया। इसका मतलब जो व्यक्ति सुभाष बाबू जैसा शिक्षित व्यक्ति, बहुत बड़ा कितना किस प्रकार का व्यक्ति था, आगे हम जब सुभाष बाबू पढ़ेंगे तब पता चलेगा आपको। तो जब सुभाष बाबू इतना सम्मान करते हैं और हम सुभाष बाबू का सम्मान करते हैं, इसका मतलब सुभाष बाबू जिनका सम्मान करते हैं हमारा कायदा बनता है। और निश्चित रूप से ऐसा था। तो फिर उस बात को आधार बनाकर पढ़ना शुरू किया, तब पता चला कि हां, मैं जो आलोचक था वो गलत था। तो वो अलग चीजें कर, हम फिलहाल उस विषय पर नहीं जाएंगे यहां पर। अब हमें यह ध्यान रखना है कि यहां रहते हुए ही कस्तूरबा गांधी की मृत्यु हो गई। चलो खैर, अब देखो यहां महादेव देसाई के संदर्भ में थोड़ी सी बातें सुन लो आप। आपको पता है बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान राजस्थान में भी आए थे, बिजोलिया का दौरा भी किया था, महाराणा फतेह सिंह से भी मिले थे, ठीक है। अब देखो, एक पहले वैसे तो मैं बता चुका हूं कि गांधी जी ने अपनी आत्मकथा, क्या नाम था, सत्य के प्रयोग, ठीक है। तो गांधी जी ने अपनी आत्मकथा सत्य के प्रयोग, यहां कई बार सत्य के साथ प्रयोग भी आ सकता है, लेकिन नाम होगा सत्य के प्रयोग। सत्य के साथ मेरे प्रयोग नहीं होगा। हाँ, नाम आता है, प्रचलन में है, हो सकता है पेपर में भी आए, वो अलग बात है, लेकिन वास्तविक नाम इस शीर्षक से लिखी थी उन्होंने। और ये किस भाषा में लिखी थी? गुजराती भाषा में, ठीक है। अब देखो, इसका आगे खैर हम गांधी जी की जितनी भी पुस्तकें हैं उनके बारे में अलग से चर्चा करेंगे। अलग से का मतलब ये पार्ट जो ही पूरा हो जाए, ये टॉपिक, तो लास्ट में हम गांधी जी के अखबार हैं, गांधी जी की पुस्तकें हैं, या गांधी जी से संबंधित और कोई बातें हैं, उनकी चर्चा करेंगे। क्योंकि हमारा मूल विषय क्या है? गांधी युग। इसका मतलब उन चीजों पर चर्चा करनी है। लेकिन यहां जब महादेव देसाई का प्रसंग आ रहा है, तब बता रहा हूं कि सत्य के प्रयोग गांधी जी ने गुजराती में लिखी थी, लेकिन फिर उसका अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? महादेव देसाई ने। महादेव देसाई ने किस नाम से? माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ नाम से महादेव देसाई ने इसका अंग्रेजी अनुवाद किया। और इसका हिंदी अनुवाद किया काशीनाथ त्रिवेदी ने। हिंदी अनुवाद किया काशीनाथ त्रिवेदी ने, हिंदी में अनुवाद किया है, ठीक है। यह बात भी ध्यान, हालांकि हिंदी वाला शायद एक दो बार पूछा गया, प्राय नहीं पूछा गया है, यह कई बार पूछा गया है, लेकिन फिर भी हमें ध्यान रखना है कि हिंदी, काशीनाथ त्रिवेदी ने गांधी जी की आत्मकथा का गुजराती से हिंदी में अनुवाद किया था, जबकि महादेव देसाई ने गुजराती से अंग्रेजी में अनुवाद किया था।
गांधी जी ने इस आत्मकथा का प्रकाशन किया 1925 में, एक श्रृंखला के रूप में। तो श्रृंखला के रूप में किया तो किस अखबार में? नवजीवन में। अब आपसे अगर यह पूछे कि नवजीवन किस भाषा में था? गुजराती में। भाई गांधी जी ने सबसे पहले अपने उस नवजीवन में इसका प्रकाशन किया, तो नवजीवन की भाषा अपने आप ही कौन सी हो गई? गुजराती हो गई। बात समझ आ गई यहां पर? क्योंकि यंग इंडिया की, नवजीवन की, हरिजन की, इनकी भाषा पूछ सकते हैं, तो अखबारों की हम अलग से चर्चा करेंगे आप, ठीक है। और इसमें नागपुर अधिवेशन तक की बातें हैं। और नागपुर अधिवेशन कब हुआ था? यानी गांधी जी ने अपनी आत्मकथा में नागपुर अधिवेशन तक की घटनाओं का वर्णन किया है। कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन 1920 पढ़ा था असहयोग आंदोलन के दौरान, तो उस तक की घटनाओं का वर्णन है। तो 1920, 21 शुरुआत तक, 1921 में शुरुआत तक, इसका मतलब 1921 तक की घटनाओं का कह सकते हैं हम, लेकिन मोस्टली नागपुर अधिवेशन तक की बातें हैं इसमें, यह बात ध्यान रखनी है, ठीक है। चलो ये बात रही अपनी। अब सरकार ने बड़े पर, क्योंकि भारतीयों के पास कोई कार्यक्रम नहीं था, जैसा चाहे वैसा आंदोलन किया, तो सरकार ने भी दमन चक्र चलाया बड़े पैमाने पर। और दमन चक्र चलाया तो इसीलिए गांधी जी ने असहयोग आंदोलन अहिंसक किया था। ये देखो हिंसक हुआ, सरकार ने दमन चक्र चलाया, अपने आप आंदोलन समाप्त हो गया, ना कोई समझौता हुआ, ना कोई बात, डरता कि रोजीना बापची गोलियां की लाठें क्यों खाई जाए, बंद करो और ओढ़ो, बंद कर दिया। क्योंकि बड़े लीडर थे वो तो सब जेल में थे, और बाकी लोगों ने इस दमन चक्र के कारण इस आंदोलन को समाप्त का मतलब अपने आप स्वतः समाप्त हो गया। फिर सरकार ने इसकी जांच के लिए एक आयोग बैठाया, न्यायाधीश टी विकेंडन की अध्यक्षता में। तो आपको जानना है, भारत छोड़ो आंदोलन की जांच के लिए सरकार ने किस आयोग का गठन किया? टी विकेंडन आयोग। टी विकेंडन आयोग का गठन किया था भारत छोड़ो आंदोलन की जांच के लिए। क्लियर है? चलो ये बात रही भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित बात। अब हमारा विषय होगा वेवल योजना और शिमला सम्मेलन। तो वेवल योजना और शिमला सम्मेलन, पहले बात करें वेवल योजना। देखो क्या है वेवल योजना, और वेवल योजना पर बात करने के लिए शिमला सम्मेलन बुलाया गया है। तो क्रम पहले वेवल योजना, फिर शिमला सम्मेलन। वेवल योजना क्या है कि वायसराय लॉर्ड वेवेल ने, उसको वेवेल योजना भी बोल सकते हैं, तो वायसराय लॉर्ड वेवेल ने क्या किया, इसलिए मैं सही नाम लिख देता हूं, वेवेल, लॉर्ड वेवेल या वेवेल योजना। वायसराय लॉर्ड वेवेल ने 14 जून 1945 को अपनी एक योजना प्रस्तुत की। किससे संबंधित थी? कार्यकारिणी परिषद के गठन से संबंधित। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद होती, उस परिषद के गठन से संबंधित योजना प्रस्तुत की है। यह बात ध्यान रखना। वेवल योजना, पहली बात तो योजना कब प्रस्तुत की है? 14 जून 1945 को। किससे संबंधित है? गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद, कारिणी परिषद के पुनर्गठन से संबंधित। पुनर्गठन से संबंधित योजना है, ठीक है। अब देखो इसमें पुनर्गठन क्या किया जाएगा कि गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में केवल 2 सदस्यों को छोड़कर से सभी सदस्य भारतीय होंगे। कि अब गवर्नर जनरल की जो परिषद है उसमें सभी सदस्य भारतीय होंगे, केवल 2 सदस्यों को छोड़कर। पहली बात, वो 2 सदस्य कौन होंगे? एक तो स्वयं गवर्नर जनरल, स्वयं मतलब मैं नहीं हूं, एक बात इंगित कर रहा हूं कि एक तो स्वयं गवर्नर जनरल, दूसरा कमांडर इन चीफ यानी प्रधान जो सेनापति है, ठीक है।
तो प्रधान सेनापति और गवर्नर जनरल को, स्वयं गवर्नर जनरल और प्रधान सेनापति, जिसे कमांडर इन चीफ कहा गया है, इन दो पदों को छोड़कर से सभी क्या होंगे? भारतीय होंगे। शेष सभी भारतीय। इन दो के अलावा यह पुनर्गठन किया जाएगा इसका, ठीक है। योजना यह है कि गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद का पुनर्गठन किया जाएगा। इसमें सभी सदस्य भारतीय होंगे सिवाय दो को छोड़कर। वो दो कौन हैं? गवर्नर जनरल और प्रधान सेनापति, ठीक है। अब बाकी जो भारतीय सदस्य लेंगे वो किस आधार पर होंगे? तो आधे हिंदू और आधे मुस्लिम होंगे, उसमें उनकी संख्या बराबर बराबर होगी। अब इसके लिए विचार करने के लिए शिमला में एक सम्मेलन बुलाया, तो शिमला सम्मेलन, इस कि भाई पुनर्गठन करेंगे तो कैसे क्या करेंगे, इस पर विचार हो भारतीय दलों का। तो विचार करने के लिए शिमला में सम्मेलन, और यह शिमला सम्मेलन कब बुलाया गया? 24 जून 1945 से शुरू हुआ और कब तक? 14 जुलाई 1945 तक चला है, ठीक है। यह सम्मेलन यहां तक, हाँ, एक महीना इसलिए नहीं चला कि यह बात 14 जून को तो विचार प्रस्तुत किया, उसने अपनी योजना दी है। सम्मेलन तो कब है? 24 जून को। सम्मेलन तो 10 दिन बाद है, ठीक है। और फिर 14 जुलाई तक चलेगा ये। बात समझ आ रही है? अब इस सम्मेलन में कुल कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? भारतीय राजनीतिक दलों के, विभिन्न राजनीतिक दलों के 21 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। यह बात ध्यान रखनी है, जिनमें अब आपसे 21 नाम नहीं पूछेंगे, लेकिन दो मुख्य दलों के प्रतिनिधि, और उन्हीं के कारण ये दोनों में आपस में मतभेद उन दो में ही हुआ। तो आपसे पहले तो ये पूछ सकते हैं कि इसमें कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया? मौलाना आजाद। और मुस्लिम लीग का प्रतिनिधित्व किसने किया? मोहम्मद अली जिन्ना ने, ठीक है। इन्होंने प्रतिनिधित्व, 21 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जिनमें कांग्रेस का प्रतिनिधित्व है मौलाना अबुल कलाम आजाद ने, और लीग का, मुस्लिम लीग का प्रतिनिधित्व है मोहम्मद अली जिन्ना ने किया। क्लियर है? शायद कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें देखो, पहली गलती तो खुद गवर्नर जनरल ने कर दी कि हिंदू और मुस्लिम सदस्य बराबर बराबर होंगे। इसका मतलब जनसंख्या के अनुपात का कोई ध्यान ही नहीं रखा गया कि गवर्नर जनरल की परिषद में हिंदुओं और मुसलमानों की संख्या बराबर होगी। तो पहली बात तो यह, लेकिन फिर भी इसको कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बराबर बराबर सही। लेकिन फिर भी देखो जिन्ना जी ने क्या कहा, भाई जका ने, इसलिए अगर किसी व्यक्ति को कोई विवाद उत्पन्न करना है तो बहाने की जरूरी नहीं है। बहाना तो अपने आप कैसे भी बनाया जा सकता है। क्या बहाना बनाया? बोले ये जो जितने भी मुस्लिम सदस्य होंगे वो सब के सब मुस्लिम लीग से होंगे। अब ये कैसे होगा भाई? कांग्रेस ने कहा आपका पूरा दल नहीं है, उससे ज्यादा मुसलमान तो हमारे दल में हैं। तो देश में मुस्लिम लीग के अलावा बहुत से मुसलमान हैं, तो अकेले लीग के कैसे होंगे इसमें प्रतिनिधित्व? हमारा तो खुद प्रतिनिधि मुसलमान है। बात समझ आ रही है यहां पर? तो इसलिए इस बात को लेकर गतिरोध हो गया कि जिन्ना ने तो यह कहा कि इस गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में जितने भी मुस्लिम सदस्य होंगे वो सब के सब मुस्लिम लीग से लिए जाएंगे। कांग्रेस ने कहा यह चलने वाली बात नहीं है। परिणामतः यह सम्मेलन विफल हुआ। बात समझ आ गई यहां पर? तो आपको इसमें याद इतना ही करना है। पहली बात, वेवेल योजना कब प्रस्तुत की गई है? वाइसराय है वेवेल, भारत का गवर्नर जनरल और वाइसराय था लॉर्ड वेवेल। उसने अपनी एक योजना प्रस्तुत की। उस योजना का संबंध गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद के पुनर्गठन से था। और वो योजना कब प्रस्तुत की? 14 जून 1945 को।
क्या योजना थी कि गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी का परिषद का जो पुनर्गठन किया जाएगा उसमें सभी सदस्य भारतीय होंगे, केवल दो को छोड़कर, दो सदस्यों को छोड़कर सभी भारतीय होंगे। दो कौन से? स्वयं गवर्नर जनरल और प्रधान सेनापति, बस दो को छोड़कर। क्लियर है शायद, कोई दिक्कत नहीं मेरे ख्याल से, ठीक है, यह बात ध्यान रखनी है आपको। फिर इसके लिए, इस वेवेल योजना के लिए शिमला सम्मेलन बुलाया गया है। कब? 24 जून 1945 से 14 जुलाई 1945 तक। तो देखो इस तिथि को याद रखोगे तो इससे सिमिलरिटी है इन तिथियों में, याद इजी वे से होंगी ये तिथि, ठीक है। इसमें विभिन्न दलों के 21 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कांग्रेस का प्रतिनिधित्व मौलाना आजाद ने तथा लीग का प्रतिनिधित्व जिन्ना ने किया। इसमें वेवेल ने यह कहा कि यह जो पुनर्गठन किया जाएगा उसमें सभी सदस्य भारतीय होंगे, दो को छोड़कर। वो भारतीय आधे मुसलमान होंगे, आधे हिंदू होंगे। तो लीग ने क्या कहा? जो आधे मुस्लिम सदस्य होंगे वो सब के सब मुस्लिम लीग के ही होने चाहिए। इस बात को लेकर गतिरोध हुआ, परिणामतः यह सम्मेलन विफल हुआ। क्लियर है शायद मेरे ख्याल से, आगे बढ़े। यह बात रही वेवल योजना और शिमला सम्मेलन के संदर्भ में। और अब हमारा बिंदु होगा नौसैनिक विद्रोह है। देखो क्या है, हेडिंग लिखोगे नौसैनिक विद्रोह है। भारत यानी इंग्लैंड की जो ताकत थी नौसेना ही थी, और उस नौसेना में विद्रोह हो गया। तो ये इंग्लैंड एक प्रकार से रीढ़ पर प्रहार था। ये बहुत बड़ी घटना, हालांकि देखो बहुत थोड़े समय के लिए चला है, अल्पकाल के लिए। अभी हम कहेंगे कि घटना आपको लगेगा ये तो कोई बहुत बड़ी घटना नहीं है, लेकिन वो ये मानते थे कि नौसेना हमारी ताकत है। देखो घटना क्या हुई आपको मैं बता रहा हूं। बात है ये 18 फरवरी 1946 की। नौसेना का एक जहाज था जिसका नाम था तलवार, जहाज का नाम है। आप बता सकते हो गांधी जी अफ्रीका किस जहाज से गए थे? SS राजपुताना, राजपुताना नाम याद रखना है। यह जो नौसैनिक विद्रोह वाली शुरुआत है वो किस जहाज से होगी? तलवार से, तलवार नामक जहाज। और पहले दिन की विद्रोह तो 18 फरवरी को शुरू हो रहा है। मैं जो घटना बता रहा हूं अब उसको सुनो पहले कैसे क्या है। शाम का समय था, सैनिक भोजन कर रहे थे नौसैनिक जहाज में। तो एक अंग्रेज अधिकारी आया, भोजन कर रहे थे सब। अगर हाँ भाई कैसे हो? सबने कहा ठीक है। क्या कर रहे हो? भोजन? जी सर। कोई समस्या? नो सर। इतने में एक सैनिक के भोजन जब कर रहा था तो कांकरा तो रोजीना आता, लेकिन बी टाइम पर वो जाड़ के नीचे क्यों ज्यादा आएगो। तो उसने फिर उसी समय पूछ लिया, नहीं कोई समस्या है तो बताओ। तो कहा सर और तो नहीं, लेकिन भोजन में कंकर कुछ ज्यादा आते हैं। चुप, भिक मंगो कोई पसंद नहीं होती। एक तो उसने पूछा था कि कोई समस्या, उसने बता दी, बताए तो भीख मंगो कोई समस्या नहीं होती। ये कहकर वो जो ही उसने कहा सीटी पीटी गुम, सब कुछ साइलेंस, पिन ड्रॉप साइलेंस एकदम। वो चला गया और जाते ही अपना जो खून है वो पानी है, गर्म बोलो जल्दी हुआ है, ठंडो भी हुई जल्दी हुआ है। तुरंत ही जाते ही बोले रे के खगो अपन भिखारी खगो। हमने तो जायज ही बात, तो उत्साह, जल्दी उत्साह आ गया, नारे लगाने लग गए, अंग्रेजों भारत छोड़ो, जय हिंद, वंदे मातरम। एक भाई को थोड़ा ज्यादा जोश आ गया, हाथ में मार्कर था और जहाज की दीवार पर लिख दिया अंग्रेजों भारत छोड़ो, वंदे मातरम। शोरगुल सुनकर वो अंग्रेज अधिकारी वापस आया, वापस आते ही वापस सिटी पिटी गुम, बस सब बिल्कुल चुपचाप। आधे पूछा क्यों, शोरगुल क्यों कर रहे थे? किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। इतने में उसकी नजर पड़ी वो जो जहाज पर जहां लिखा हुआ था उस पर। ये किसने लिखा? कोई नहीं बोल रही। बताओ नहीं सबको सजा दी जाएगी, साहब ओबीसी दत्त हो, नाम ले दिया। बीसी दत्त को बंदी बना लिया, ले गए उसको।
जाते फिर वहां जहाज में एक व्यक्ति था जिसका नाम था एमएस खान। तो ध्यान रखना, यह नेतृत्व किसके नेतृत्व में होगा? एमएस खान के नेतृत्व में। ठीक है, एमएस खान उसने कहा, अरे क्या कर दिया बेवकूफो, आप ही तो बिन चढ़ा दियो हो, आप चढ़ाड़ो तो वो नाम लिखियो बेचारो। दूसरी बात, अगर हम किसी का नाम नहीं बताते, ज्यादा से ज्यादा क्या करते, हमें फंट्रोल निकलवा देते, थोड़ी बहुत और सजा दे देते, लेकिन इतनी ज्यादा सजा नहीं देते। लेकिन अब उस अकेले को वो मृत्युदंड तक दे सकते हैं। हम लोगों ने हमारे ही साथी के साथ एक बहुत बड़ी गलती कर दी है, अक्षम्य गलती कर दी है। ओजू मैंने ये कहा था कि आप खून आपणू इं को है जो तुरंत ही गर्म हुआ और तुरंत ही ठंडो हुआ, ओजू जूस आयो और आते ही चालक दल में 2 अंग्रेज थे, स्वाहा, ये लो साहब, अब अंग्रेजों को मार दिया तो अब तो इसका मतलब और कोई चारा ही नहीं है, आपको विद्रोह ही करना पड़ेगा। तो परिणामतः अब विद्रोह है, यानी जहाज पर जो यूनियन जैक टका हुआ था उसको तो उतार लिया और आप चोड़ो खोल टांग दियो, भाई मैं विद्रोह में शामिल। हाँ, चोड़ा मीन्स कमीज, शर्ट, विद्रोह कर दिया। इस प्रकार से 18 फरवरी को इस विद्रोह की शुरुआत हो गई। तो कारण क्या हुआ? खराब भोजन की शिकायत और नौसैनिक बीसी दत्त की गिरफ्तारी के कारण। ठीक है, यह आंदोलन शुरू हुआ है। अब यह सूचना बाकी के जहाजों को पहुंची तो उन्होंने भी विद्रोह कर दिया कि साहब हम तो विद्रोह में शामिल हैं। तो नौसेना के कई जहाजों ने जो सेना में शामिल हो गए, उस विद्रोह में शामिल हो गए। तो यह अंग्रेजों के लिए चिंता की बात थी। तो अंग्रेजों ने थल सेना को बुलाया समुद्र तट पर। थल सैनिक आ गए और आकर उन्होंने बंदूक तान तट के ऊपर खड़ा रहेगा कि आओ नजदीक, यानी अपने वाले भारतीय सैनिक हैं और वो उन 9 सैनिक जो भारतीय हैं उनका इंतजार कर रहे हैं कि वो कब तट पर आए और कदमा का गोली मारा, भाई कब उनको गोली से उड़ाए। तो आपने पुरानी फिल्मों में एक माइक देखा होगा, मुंडा का लगार बोले, कालिया तुम चारों ओर से घिर चुके हो, ऐसे बोलते हैं ना। ऐसा ऐसा देखा होगा, आपने सुना होगा ऐसा। तो वो माइक था जहाज में। तो एमएस खान ने मुंह को लगाकर तट के नजदीक आकर उन थल सैनिकों को संबोधित किया, हमें पता है हम जो तट पर आएंगे आप लोग हमें गोलियों से मारोगे, आपको आदेश हैं आपके अधिकारियों के या हमारे पूर्व मालिकों के, क्योंकि पहले थोड़ी देर पहले हमारा भी तो मालिक हाव है, तो आपको आदेश है आप गोली मारोगे ये तय है, लेकिन पहले हमारी बात सुन लो, उसके बाद में अगर आपको उचित लगता है तो गोलियां उड़ा देना। थल सेना बोले कि हाँ बोलो बको। तो एमएस खान ने यह कहा, हमने हमारी समस्या के कारण नहीं कहा है, हमें भोजन, हमारे यानी जहाज में भोजन में इतना भेदभाव किया जाता, जो अंग्रेज सिपाही उनके लिए अलग भोजन बनता, हमारे लिए अलग भोजन बनता, भोजन में कंकर आते बड़े पैमाने पर, यानी जानवरों से भी बदतर भोजन दिया जाता और परिवार सूचक और जाति सूचक गालियां दी जाती। इस कारण हमने विद्रोह किया है। अब बताओ हम कहां गलत है? तो थल सेना का माथु ठमक्यो अंक तो कणा जना, यानी भोजन में हम चावड़ा में कंकरा हुआ, आपने तो कांकरा में चावड़ा हुए सारे दिन, क्योंकि थल सेना की स्थिति और ज्यादा बदतर थी। फिर दूसरी बात कि इनको तो कोई गाये बगाए यदा कदा वो गालियां देते होंगे, आपने तो अलंकार सारे दिन ही चालू रहे। भाई जो थल सेना के अधिकारी है वो तो बिना गाली के बोलते ही नहीं है, उनको ये था उस समय। तो परिणाम तय थल सेना वालों ने उन पर गोलियां चलाने से मना कर दिया। ये लो साहब, अब दिक्कत हो गई अंग्रेजों के लिए। इसका मतलब अब बड़ी समस्या आ गई। इतने दिन उन्हीं के विश्वास पर तो वो सेना के विश्वास पर तो वो भारत में राज कर रहे थे, और इन सैनिकों नहीं, थल सैनिक और नौ सैनिक दोनों ने मना कर दिया आपस में। ये उनके लिए बड़ी चुनौती बात थी। तो अंग्रेजों ने फिर सरदार पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना को बुलाया, बुलाकर कहा देखो ऐसा बड़ा नया लड़का लागेड़ा ही नौसेना, और ये वो वीर है, कौन से? अग्निवीर। तो थोड़े समय के लिए भर्ती हुए आए हैं ये, और
अब हम क्या करेंगे, हवाई सेना बुलाएंगे इंग्लैंड से, इन पर बम वर्षा करवाएंगे। भलाई इसी में है कि इन अग्निवीरों को आप शांत कर लो, इनको समझा दो, नहीं तो ये मारे जाएंगे। तो जिन्ना और पटेल भयभीत हुए, उनको पता था कि यहाँ को बेरोगनिया सिर फिरा है और अबारी युद्ध में जीतेड़ा ही जोश है हम, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध को जीत चुके थे ना, तो इसलिए ऐसा करते हैं, उनको समझाते हैं। तो पटेल और जिन्ना गए और उन जहाज के नौसैनिकों को समझाया। परिणामतः 25 फरवरी को ही ये आंदोलन समाप्त हो गया। 25 फरवरी 1946 को। किन की मध्यस्थता के कारण? सरदार पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना की मध्यस्थता के कारण। आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ है? एमएस खान के नेतृत्व में। कारण क्या था? खराब भोजन की शिकायत और न्याय, वो नौसैनिक BC दत्त, BCD, हाँ और क्या है, कि गिरफ्तारी के विरोध स्वरूप। एक पहली ए पर और तो जाए ABCD हो जाता, जो भी है खैर ठीक है। बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है इसमें। अब हम बात करें आगे, अगली बात अपनी जो वो होगी कैबिनेट मिशन या मंत्रिमंडलीय मिशन। ठीक है, कैबिनेट मिशन या मंत्रिमंडलीय मिशन। कैबिनेट मिशन देखो क्या है। ब्रिटिश सरकार ने भारत के संवैधानिक गतिरोध को दूर करने के लिए एक 3 सदस्यीय आयोग भारत भेजा। ठीक है, और 3 सदस्यीय आयोग भारत भेजा, जो कब आया भारत? 24 मार्च। क्रिप्स मिशन 22 मार्च को आया था, यह 24 मार्च को आया है। तो 24 मार्च 1946 को, ठीक है, यह भारत आया। हाँ, कई बुकों में 23 मार्च भी है, 23 मार्च भी है कईयों में, लेकिन आपको 24 मार्च ज्यादा जो मिलेगा वो 24 मार्च मिलेगा, और 24 मार्च ही सही है। 24 मार्च 1946 को ये भारत आया। अब इसमें देखो 3 सदस्य। पहली बात क्यों आया? भारत के संवैधानिक गतिरोध को दूर करने के लिए ये मिशन आया है, और इसमें 3 सदस्य हैं। 3 सदस्यीय आयोग है, और वो 3 सदस्य कौन है? एक है पैथिक लॉरेंस। तो पहली बात आपको यह पता होना चाहिए कि पैथिक लॉरेंस उस समय किस पद पर था, कौन था? तो भारत सचिव था। ये पैथिक लॉरेंस इंडियन सेक्रेटरी था, भारत सचिव था, भारत सचिव। ठीक है, पहली बात तो यह ध्यान रखना। दूसरा इसमें था A.V. एलेक्जेंडर। एलेक्जेंडर, और यह था नौसेना मंत्री, नौसेना प्रमुख या नौसेना मंत्री। ठीक है, तीसरा था वो स्टेफर्ड क्रिप्स जो 42 में आया था। तो तीसरा स्टेफर्ड क्रिप्स, जो इस समय व्यापार बोर्ड का अध्यक्ष था। व्यापार बोर्ड का अध्यक्ष या व्यापार मंत्री? तो व्यापार बोर्ड का अध्यक्ष था। एक बात ध्यान रखना, इस तीनों में इस मिशन का अध्यक्ष पैथिक लॉरेंस था। 3 सदस्यीय मिशन है ना, इसका अध्यक्ष पैथिक लॉरेंस था। ठीक है, ये 3 सदस्यीय आयोग है। चूंकि ये तीनों ब्रिटिश कैबिनेट के सदस्य थे, ब्रिटिश मंत्रिमंडल के सदस्य थे, इसलिए इसे कैबिनेट मिशन या मंत्री स्तरीय मंत्रिमंडल कहा जाता है, क्योंकि तीनों ब्रिटिश कैबिनेट के हैं। और इस मिशन के प्रस्ताव, जब कैबिनेट मिशन ने अपनी योजना प्रस्तुत की, कब की योजना प्रस्तुत? यानी 24 मार्च को तो यह भारत पहुंचा है, और 16 मई को इसने अपनी योजना प्रस्तुत की है। और उस योजना में क्या है उनको हम बात करें, यानी 16 मई 1946 को योजना प्रस्तुत की। अब उस योजना में क्या प्रावधान है? इसके लगभग प्रावधान मान लिए जाएंगे और लागू होंगे धरातल पर। ठीक है, साइमन कमीशन और क्रिप्स मिशन तो विफल रहे थे, उनकी तो बात हमने सुनी नहीं थी। इसकी बात सुनी भी है, लागू भी होंगी। जैसे प्रमुख प्रावधानों में आपको याद रखना है, ब्रिटिश प्रांतों
ब्रिटिश प्रांतों और देसी रियासतों को मिलाकर एक अखिल भारतीय संघ का निर्माण किया जाएगा। तो है अभी अखिल भारतीय संघ। तो जो सरदार पटेल ने और उसने क्या नाम है सचिव था ना वीपी मेनन, इन्होंने जो एकीकरण किया था वो इस कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत ही किया था। उन्होंने जो ड्राफ्ट बनाया उसमें उसी के आधार पर किया है, तो बन गया संघीय। इसका मतलब कैबिनेट मिशन की वो योजना धरातल पर आ गई। दूसरा क्या था, संविधान सभा के गठन का प्रावधान। संविधान सभा के गठन का प्रावधान, गठन का प्रावधान। तो संविधान सभा का गठन, हमारा जो वर्तमान में संविधान है लागू, इसको जिस संविधान सभा ने बनाया था उस संविधान सभा का गठन किस योजना के अंतर्गत हुआ था? कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत हुआ था। ठीक है, तो ये भी, इसका भी एक प्रकार से धरातल पर आई है ये बात भी। फिर तीसरी बात क्या थी? अंतरिम सरकार का गठन। अंतरिम सरकार का गठन, देखो अंतरिम सरकार का मतलब यह है, अंतरिम सरकार के गठन का प्रावधान इसमें यह था कि जब तक संविधान बनकर न तैयार हो तब तक एक अंतरिम सरकार बनाएंगे, वो शासन चलाएगी। उसके बाद में जब भारतीयों द्वारा संविधान बना लिया जाएगा, भारतीयों की संविधान सभा होगी और उसकी पूरा ड्राफ्ट बना दिया, बाद में तो वो संवैधानिक सरकार चलेगी, लेकिन तब तक एक अंतरिम सरकार का गठन करेंगे। और गठन किया है उस अंतरिम सरकार वाले। तो देखो अब हमारा बिंदु ये होना चाहिए, अंतरिम सरकार का गठन, इसके सभी प्रावधान लागू हुए हैं। अंतरिम सरकार का गठन। अब देखो पहली बात, लॉर्ड वेवेल ने अंतरिम सरकार के गठन के लिए पंडित नेहरू को आमंत्रित किया। कब आमंत्रित किया? उस पर विचार मंत्रणा करने के लिए बुलाया, पहले तो 12 अगस्त को। यह बात मुस्लिम, क्योंकि कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत पाकिस्तान की मांग नहीं मानी गई थी, पाकिस्तान निर्माण की मांग नहीं मानी गई थी, इसलिए मुस्लिम लीग ने इसका विरोध किया है कैबिनेट मिशन योजना का, और इस अंतरिम सरकार में वो शामिल नहीं होना चाहती थी। तो अंतरिम सरकार के लिए जब बुलाया तो उसने विरोध स्वरूप सिद्धि कार्यवाही दिवस मनाया, डायरेक्ट एक्शन डे 16 अगस्त 1946 को। 12 अगस्त को अंतरिम सरकार पर मंत्रणा करने के लिए पंडित नेहरू को बुलाया लॉर्ड वेवेल ने। इसका विरोध करते हुए 16 अगस्त को मुस्लिम लीग ने, 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने सिद्धि कार्यवाही दिवस या डायरेक्ट एक्शन डे, जिसमें बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक हिंसा का सहारा लिया गया पाकिस्तान की मांग मनवाने के लिए। ठीक है, तो मुस्लिम लीग ने सिद्धि कार्यवाही दिवस या डायरेक्ट एक्शन डे कब मनाया? किस उपलक्ष्य में? अंतरिम सरकार के गठन के निमंत्रण, यानी गठन पर परामर्श के लिए या गठन के लिए कांग्रेस को बुलाने के विरोध स्वरूप, या पाकिस्तान की मांग न मानने के कारण। ठीक है, अब देखो फिर भी गवर्नर जनरल ने तो कि भाई गठन करेंगे अंतरिम सरकार, तो परिणामतः पंडित नेहरू के नेतृत्व में 2 सितंबर, यह डेट याद रखना आप अंतरिम सरकार के संदर्भ में कि अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ है? 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन हुआ है। कितने सदस्यों की? 14 सदस्यीय अंतरिम सरकार का गठन हुआ है। अब इसमें देखो कौन क्या था अंतरिम सरकार में, ध्यान रखना। अंतरिम सरकार का अध्यक्ष स्वयं वाइसराय, यह बात ध्यान रखना। वाइसराय उस समय कौन था? वेवेल। तो नेहरू किस पद पर थे फिर? पंडित नेहरू उपाध्यक्ष पद पर। तो देखो इसमें कौन क्या क्या था। पहली बात, इसमें स्वयं गवर्नर जनरल या वाइसराय, वो तो क्या थे? अध्यक्ष। ठीक है, यानी लॉर्ड वेवेल उस समय इस अंतरिम सरकार के अध्यक्ष बने हैं।
तो गवर्नर जनरल, और गवर्नर जनरल थे वेवेल, तो वो तो अध्यक्ष बन गए। फिर उसके बाद में पंडित नेहरू, उनके पास एक तो उपाध्यक्ष है, और उपाध्यक्ष के अलावा विदेश विभाग भी उनके पास था। तो दूसरा उनको कौन सा विभाग दिया गया था? विदेश विभाग। ये बात याद रखना आपको, ठीक है। फिर तीसरे सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो सरदार पटेल, देखो पटेल के पास एक तो गृह विभाग, एक रियासती विभाग, और एक सूचना और प्रसारण विभाग। तो सूचना और प्रसारण विभाग ये किसके पास थे? सरदार पटेल के पास। फिर उसके बाद में सरदार बलदेव सिंह के पास क्या था? रक्षा विभाग। और सी राजगोपालाचारी के पास क्या था? अंतरिम सरकार में सी राजगोपालाचारी के पास था शिक्षा विभाग। ठीक है, याद रह जाएंगे क्या? देखो आपको मोस्टली एक तो नेहरू जी को जो पद दिया गया वो उपाध्यक्ष का था, अध्यक्ष का नहीं था, यह बात याद रखना। अंतरिम सरकार का जो गठन हुआ है उसमें पंडित नेहरू उपाध्यक्ष हैं, अध्यक्ष कौन थे? स्वयं वाइसराय, गवर्नर जनरल, जो कौन थे उस समय? लॉर्ड वेवेल। क्लियर है? तो नेहरू जी को एक तो उपाध्यक्ष बनाया गया, हर एक विदेश विभाग उनके पास। पटेल वाला याद रह जाएगा क्योंकि भी स्वतंत्रता के बाद ही उनको यही विभाग मिले हैं, गृह, रियासती और सूचना प्रसारण। भाई गृह रियासती विभाग ही तो थे उनके पास, तो अपने आप वो याद रह जाएगा। बलदेव सिंह रक्षा विभाग, देखो बल है तभी रक्षा है, बिना बल का रक्षा कौन करसी, दिखती बात है। सी राजगोपालाचारी शिक्षा, याद करने के लिए शिक्षा, सी राजगोपालाचारी, ताकि आपको याद हो जाए। ध्यान रखना, स्वतंत्रता के बाद प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना आजाद थे, लेकिन अंतरिम मंत्रिमंडल में जो शिक्षा विभाग है वो किसके पास है? सी राजगोपालाचारी के पास है। यह बात ध्यान आपको रखनी है। ठीक है, अब हमारा बिंदु होगा एटली घोषणा। एटली घोषणा क्या है? देखो पहली बात तो घोषणा क्या की है, उससे पहले हमें इसकी तारीख याद रखें। कब की बात है? 20 फरवरी 1947। आपा 47 में आएगा अब, ठीक है। तो 20 फरवरी 1947 को एटली कौन था? इंग्लैंड का प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली। तो इसलिए यह भी ध्यान रखोगे कि भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन है? क्लीमेंट एटली। ठीक है, तो इस एटली ने ब्रिटिश संसद में कॉमन सभा में घोषणा की है। कब? 20 फरवरी 1947 को। क्या घोषणा की है? कि हम जून 1948 तक भारतीयों को स्वतंत्रता दे देंगे। देखो पहली बार ब्रिटिश संसद में कोई प्रधानमंत्री या कोई नेता यह कह रहा है कि हम भारत को इस तिथि तक, क्योंकि जून 1948 तक, इसका मतलब जून का लास्ट महीना क्या है? 30 का तो है ना। जून, नवंबर जानिए, अप्रैल सितंबर 30, फरवरी 28 मानिए, बाकी सब 31, ताकि याद। तो जून 30 का है, इसका मतलब 30 जून तक, 30 जून 1948 तक भारतीयों को स्वतंत्रता दे दी जाएगी। यह संसद में घोषणा कर दी। तो यह अपने आप में बड़ी घोषणा है कि डेडलाइन तय कर दी कि इस तारीख से पहले पहले भारत को स्वतंत्र कर दिया जाएगा, चाहे वह रोड़ो करे या नहीं करे। अब भारत बोझ बन चुका है, क्योंकि जब तो ले जानू हो वो लेगा वह। और अब अगर हमने स्वतंत्र नहीं किया तो वो अगर आंदोलन के माध्यम से स्वतंत्र होंगे तो भविष्य में हमारे लिए, हमारे और भारत के कभी संबंध अच्छे भी नहीं रहेंगे। तो अगर सौहार्दपूर्ण तरीके से हम आएंगे तो संबंध अच्छे भी रह सकते हैं, ताकि कोई नूर हीरार पाछा नहीं मांगे कदी, और सत्ता का स्थानांतरण है वो सुनियोजित तरीके से कर दिया जाए। तो खैर
यह घोषणा कर दी एटली ने कि 30 जून 1948 तक भारत को स्वतंत्र कर दिया जाएगा, उसकी यह घोषणा ही कहलाती है एटली घोषणा। और इस घोषणा की क्रियान्विति के लिए उसने क्या किया, लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का गवर्नर जनरल बनाकर भेजा। तो आप हेडिंग अपनी क्या रहेगी, माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन योजना। तो ध्यान रखना, योजना की तिथि अलग है, लॉर्ड माउंटबेटन का पद ग्रहण करने की तिथि अलग है। माउंटबेटन ने 23 मार्च, देखो योजना की तिथि तो पहले आप ऐसे लिखोगे 3 जून 1947, ये तो है माउंटबेटन योजना की तिथि, इसलिए इसे 3 जून योजना भी बोलते हैं। अब माउंटबेटन के बारे में बात करें कि माउंटबेटन 23 मार्च 1947 को भारत के 34वें अंग्रेज गवर्नर जनरल, 34वें व अंतिम अंग्रेज गवर्नर जनरल, अंतिम गवर्नर जनरल नहीं, अंतिम अंग्रेज गवर्नर जनरल और अंतिम वाइसराय। अंतिम वाइसराय है, ये ध्यान रखना ये बात, क्योंकि अंतिम गवर्नर जनरल नहीं है, अंतिम अंग्रेज गवर्नर जनरल है और अंतिम वाइसराय है। अंतिम वाइसराय के रूप में पद ग्रहण किया था, किसके स्थान पर, वेवेल के स्थान पर। इससे पहले कौन था, वेवेल, ठीक है। तो लॉर्ड वेवेल के स्थान पर 34वें व अंतिम अंग्रेज गवर्नर जनरल और अंतिम वाइसराय के रूप में इसने पद ग्रहण किया है। तो यह अंतिम वाइसराय है। अब आप ये कहोगे अंतिम गवर्नर जनरल क्यों नहीं है, अंतिम गवर्नर जनरल है सी राजगोपालाचारी। अब आप ये कहोगे फिर गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी, वाइसराय क्यों नहीं है, वाइसराय होता सम्राट का प्रतिनिधि और सी राजगोपालाचारी सम्राट का प्रतिनिधि नहीं था, वो भारत के संविधान के तहत, भारतीयों द्वारा निर्वाचित संविधान के तहत बना था। बात समझ आ रही है यहां पर। तो इसलिए सी राजगोपालाचारी इंग्लैंड के सम्राट का प्रतिनिधि नहीं था और वाइसराय का मतलब है इंग्लैंड के सम्राट का प्रतिनिधि। तो इंग्लैंड के सम्राट का अंतिम प्रतिनिधि माउंटबेटन था, अतः अंतिम वाइसराय लॉर्ड माउंटबेटन था। अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी था, लेकिन अंतिम अंग्रेज गवर्नर जनरल माउंटबेटन था, जो क्रम की दृष्टि से कौन सा, 34वां गवर्नर जनरल था। समझ आ गई बात यहां पर। अब इस माउंटबेटन ने 3 जून को अपनी योजना प्रस्तुत की, भारत की स्वतंत्रता और विभाजन की एक योजना प्रस्तुत की कि भारत को स्वतंत्र करने से पहले 2 अधिराज्यों में विभाजित किया जाएगा। 2 अधिराज्यों भारत और पाकिस्तान में विभाजित करते हुए स्वतंत्रता देने की एक योजना प्रस्तुत की, जिसे कहा जाता है माउंटबेटन योजना या 3 जून योजना। बात समझ आ गई शायद मेरे ख्याल से, ठीक है। माउंटबेटन योजना या 3 जून योजना। और यह माउंटबेटन योजना लागू कब होती है, 15 अगस्त 1947 को। तो खैर माउंटबेटन योजना के आधार पर ही 14 अगस्त को भारत का विभाजन हुआ और 15 अगस्त को भारत स्वतंत्र हुआ। तो भारत का विभाजन 2 अधिराज्यों में, भारत और पाकिस्तान में हुआ। यह किसके तहत, माउंटबेटन योजना के अंतर्गत। अब इसको लागू करने के लिए ब्रिटिश संसद में एक विधेयक लाया जाएगा, फिर वो अधिनियम बनेगा। तो हम उसे कहेंगे भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947, ठीक है। तो देखो पहली बात, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ब्रिटिश संसद में रखा गया है 4 जुलाई को। विधेयक, भारत स्वतंत्रता विधेयक, क्योंकि जब संसद में रखा जाएगा तब अधिनियम न होकर क्या होगा, विधेयक। तो विधेयक कब प्रस्तुत किया गया, 4 जुलाई को ब्रिटिश संसद में, यानी कॉमन सभा में, ठीक है। तो 4 जुलाई 1947 को यह संसद में रखा गया। 15 जुलाई को इसे कॉमन सभा ने पारित कर दिया। 15 जुलाई को कॉमन सभा ने, 16 जुलाई को लॉर्ड सभा ने, 16 जुलाई को लॉर्ड सभा ने और 18 जुलाई को सम्राट, 17 जुलाई को कुछ भी नहीं है,
18 जुलाई को सम्राट जॉर्ज छठवां ने इस पर हस्ताक्षर कर दिए, उसके साथ ये अधिनियम बन गया और 15 अगस्त 1947 को ये भारत स्वतंत्रता अधिनियम भारत में लागू हो गया। तो अगर ये पूछे कि भारत स्वतंत्रता अधिनियम पारित कब हुआ, 18 जुलाई 1947 को। रखा कब गया था विधेयक, 4 जुलाई 1947 को। ठीक है, लागू कब हुआ है, 15 अगस्त 1947 को। इसमें कुल 20 धाराएं थी। भारत स्वतंत्रता अधिनियम में कितनी धाराएं थी, 20 धाराएं थी। ठीक है, यह बात भी आपको ध्यान रखनी है। चलो खैर, पहले यह बात आपको ध्यान रखनी है कि भारत स्वतंत्रता अधिनियम में 20 धाराएं हैं। इसके अलावा यह बात ध्यान रखनी है कि भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री तो कौन था, एटली। तो इंग्लैंड का सम्राट कौन था, जॉर्ज छठवां, जॉर्ज सिक्स्थ। ठीक है, देखो अमेरिका जब स्वतंत्र हुआ तब तो अमेरिका का सम्राट तो था जॉर्ज तृतीय, और भारत जब स्वतंत्र हुआ है तब भारत का है जॉर्ज छठवां। याद रह जाएगा, बी टेम्पर तीसरो हो, ई टेम्पर छठवां है, तो याद रखने में इजी रहेगा। खैर, अब बात करें हम इस गांधी युग, देखो सुभाष बाबू के इनके बारे में एक क्रांतिकारी घटनाओं के संदर्भ में हम अलग से चर्चा करेंगे। अब गांधी युग की कुछ बातें गांधी जी से संबंधित और बीच में चर्चा करते समय हमने उनको छोड़ दिया और काफी महत्वपूर्ण है, तो वो हमारा विषय होंगी और उनको आप ले लोगे अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों में। प्राय जब भी कोई पाठ हम बीच में कोई चीजें छोड़ देते हैं तो उनको अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों में शामिल कर लेते हैं। जैसे क्या कि गांधी जी ने एक किसी रियासत का संविधान लिखा था, किस रियासत का, ओंध रियासत का। तो यह बात ध्यान रखना आप कि गांधी जी ने ओंध रियासत, जो कहां, महाराष्ट्र में, इस ओंध रियासत का संविधान लिखा था। किसने, गांधी जी ने। यह बात याद रखनी है। ठीक है, फिर आपके यहां पॉलिटी राजनीति विज्ञान के प्रत्याशी भी होंगे। प्लेटो की एक पुस्तक है अपोलोजी। देखो प्लेटो की बहुत सी पुस्तकें हैं, लेकिन अभी हमारा फिलहाल विषय है प्लेटो की एक पुस्तक है अपोलोजी। क्या हुआ, अच्छा ये आया था क्या, अच्छा चलो अच्छी बात है। इस प्लेटो की अपोलोजी का गांधी जी ने अपनी भाषा में, गुजराती भाषा में अनुवाद किया है, यानी इसकी टीका लिखी है एक प्रकार से। किस नाम से, पहली बात तो आपको ध्यान रखना है, एक प्लेटो की पुस्तक जिसका नाम है अपोलोजी, और गांधी जी ने गुजराती भाषा में इसकी टीका लिख दी किस नाम से, सत्यवान की कथा। सत्यवान की कथा, सत्यवीर की कथा भी आ सकता है, सत्यवान की कथा भी आ सकता है। ठीक है, तो यह बात ध्यान रखना। जबकि ये अपोलोजी किसकी पुस्तक है, प्लेटो की। यह बात ध्यान रखनी है। ठीक है, शायद कोई दिक्कत नहीं मेरे ख्याल से। अब जब बात पुस्तकों की चल रही है तो गांधी जी की सभी पुस्तकों, लगभग पुस्तकों, देखो सभी का तो हम भी नहीं कह सकते कि भाई हमें पता हो, लेकिन जो पुस्तकें हैं महत्वपूर्ण उनकी चर्चा करें हम एक एक करके। तो सबसे पहले सर्वोदय, गांधी जी की प्रमुख पुस्तकें, उनमें एक सर्वोदय, फिर उसके बाद में अंत्योदय या अंत्योदय। ठीक है, फिर उसके बाद में यह सत्यवान की कथा, इसी को ले लेते हैं हम, सत्यवान की कथा, जो क्या है, इस अपोलोजी पुस्तक का गुजराती अनुवाद है प्लेटो की का। फिर उसके बाद में सत्य के प्रयोग, इसको ऐसे करो, ये इसमें सत्य के प्रयोग, हां सत्य के साथ प्रयोग भी नाम आ सकता है, सत्य के साथ मेरे प्रयोग भी आ सकता है, लेकिन मूल नाम है सत्य के प्रयोग। और अब देखो इस सत्य के प्रयोग के बारे में दोबारा एक बार पहले वो फिर से सुन लो। पहली बात, गांधी जी की यह आत्मकथा है, स्वयं गांधी जी ने लिखी है, किस भाषा में, गुजराती भाषा में। कब लिखी, 1925 में। 1925 में इसका प्रकाशन किया किस समाचार पत्र में, नवजीवन में, नवजीवन समाचार पत्र में इसका प्रकाशन किया।
इसमें कब तक की घटनाओं का वर्णन है तो 1921 तक की का लिख सकते हो आप, क्योंकि नागपुर अधिवेशन के थोड़ा सा बाद तक का, बाकी नागपुर अधिवेशन अगर घटना पूछे तो नागपुर अधिवेशन तक का, अन्यथा 1921 के प्रारंभ तक का या 1920 के अंत तक का इसमें वर्णन है। फिर इसका अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? महादेव देसाई ने, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ नाम से। और हिंदी में अनुवाद किसने किया? काशीनाथ त्रिवेदी ने। क्लियर है सर? ये बात आपको याद रखनी है। फिर अगली पुस्तक इंडिया ऑफ माई ड्रीम, इंडिया ऑफ माई ड्रीम, मेरे सपनों का भारत, मेरे सपनों का भारत, ये पूछ सकते हैं। ये पुस्तक क्योंकि अमूमन हम इसको लिखे में लेते हैं, थोड़ा सा आप इसको ये मानो थोड़ी महत्वपूर्ण मान के चलो इसको, इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स। इसके अलावा आ जाएगी पिक्चर ऑफ माई इंडिया, पिक्चर ऑफ माई इंडिया, पिक्चर ऑफ माई इंडिया। अब देखो हम कुछ पुस्तकों के नाम हम अंग्रेजी में लिख रहे हैं, कुछ हिंदी में लिख रहे हैं, तो जो पुस्तकें उन्होंने अंग्रेजी में लिखी है जरूरी नहीं है उनका नाम अंग्रेजी शीर्षक है, लेकिन इंग्लिश वर्जन में उसका नाम इंग्लिश में ही रहेगा। इसका मतलब मैं बार बार कह रहा हूं, जैसे आपको यह पता चले कि गांधी जी की पुस्तक पढ़ रहे हो और हिंदी वाला अर्थ आपको समझ में नहीं आए तो आपको अंग्रेजी वर्जन देखना जरूर है, चाहे अंग्रेजी दरी ना आवा अपन, क्योंकि व्हाट्सएप वाले अंग्रेजी से ना आवे है और उतना पर्याप्त है, उतना पर्याप्त है आपके लिए। ठीक है, तो पिक्चर ऑफ माई इंडिया। फिर अगली पुस्तक देखो आपको गीता बोध, अगला गीता माता, देखो गीता पर यहां पर दो और भी पुस्तक, ये ध्यान रखना कि गड़बड़ कहां होती है कि कौन सी गांधी जी की नहीं है। दो पुस्तकें ये दे देते हैं, एक आदि और दे देते हैं, उनमें दे देते हैं गीता रहस्य, गीता रहस्य है तिलक की। ध्यान रखना गीता बोध और गीता माता तो है गांधी जी की, जबकि गीता रहस्य है तिलक की। यह बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, फिर उसके बाद में प्रमुख पुस्तकों में आ जाती है हिंद स्वराज्य। पहले भी चर्चा कर चुके हैं हम इसकी, पता ना आपको कि गांधी जी ने इसकी रचना अफ्रीका से, सॉरी इंग्लैंड से अफ्रीका आते समय वापस 1909 में की थी इसकी रचना। ठीक है, और अब देखो मूलतः गांधी जी ने इसकी रचना इसमें गुजराती में की है। गांधी जी ने हिंद स्वराज्य की पुस्तक की रचना किस भाषा में की? गुजराती में। लेकिन फिर खुद गांधी जी ने इसका अंग्रेजी में अनुवाद कर दिया, किस नाम से? इंडियन होम रूल, इंडियन होम रूल नाम से इसका। तो ध्यान रखना इंडियन होम रूल पुस्तक किसकी लिखी हुई है? गांधी जी की। जो गांधी जी द्वारा लिखी हिंद स्वराज्य पुस्तक का, हिंद स्वराज, ये मैंने स्वराज्य कर दिया, हिंद स्वराज, तो हिंद स्वराज्य का अनुवाद या हिंद स्वराज का अनुवाद है इंडियन होम रूल, अंग्रेजी अनुवाद जो स्वयं गांधी जी ने किया था। देखो इसको एक बार दोबारा सुन लो। गांधी जी ने अपनी आत्मकथा सत्य के प्रयोग गुजराती में लिखी थी, लेकिन उसका अंग्रेजी अनुवाद महादेव देसाई ने किया था, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ नाम से। ठीक है, फिर गांधी जी ने हिंद स्वराज भी गुजराती में लिखी थी, लेकिन उसका अंग्रेजी अनुवाद खुद गांधी जी ने किया था, किस नाम से? इंडियन होम रूल नाम से। क्लियर है शायद मेरे ख्याल से, यह बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अब हम बात करें गांधी जी के ऊपर लिखी गई पुस्तकें दूसरे लेखकों द्वारा। ये तो खुद गांधी जी की पुस्तकें हैं जो आपको याद रखनी है। क्लियर है? अब हम बात करें गांधी जी पर लिखी हुई प्रमुख पुस्तकें, जैसे द गांधी वे। पहले मैं चेंज कर लेता हूं इसको, स्लाइड को। द गांधी वे किसकी है? जे बी कृपलानी की। यह पुस्तक काफी महत्वपूर्ण है, याद रखना। फिर उसके बाद में ए लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, लुई फीसर। ए लाइफ ऑफ
महात्मा गांधी। गांधी जी की जीवनी के लेखक हैं ये लुई फीसर। लुई फीसर। तो देखो गांधी जी ने अपनी आत्मकथा खुद लिखी है, वो तो अलग बात है, लेकिन अगर आपसे ये पूछें गांधी जी की जीवनी किसने लिखी, तो लुई फीसर ने। किस नाम से? ए लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। ये बात ध्यान रखना है। फिर एट द फीट ऑफ महात्मा गांधी, एट द फीट ऑफ महात्मा गांधी, महात्मा गांधी के पद चिन्हों पर। महात्मा गांधी किसकी है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, यह बात ध्यान रखना है, लिखनी है आपको। तो ये प्रसिद्ध पुस्तकों में से हैं जो आपको नोट करनी है। ठीक है, फिर इंडिया आफ्टर गांधी, इंडिया आफ्टर गांधी किसकी? रामचंद्र गुहा। रामचंद्र गुहा। अब देखो हम चर्चा तो कर रहे हैं गांधी जी की, लेकिन एक पुस्तक नेहरू जी पर भी लिखी है इसी नाम से, तो उसको साथ में ले लो ताकि याद करने में दिक्कत ना रहे। इंडिया आफ्टर नेहरू। तो दोनों पुस्तकें आपके सिलेबस में नेहरू जी तो भी तो है, तो इसलिए दोनों ही यहां पर। अगर आपसे ये पूछे कि इंडिया आफ्टर गांधी किसने लिखी? रामचंद्र गुहा ने। इंडिया आफ्टर नेहरू किसने लिखी? रामचंद्र गुहा ने। तो दोनों वो भी यहां लिख लेते हैं, इंडिया आफ्टर नेहरू किसकी है? इसी व्यक्ति की, रामचंद्र गुहा की। ठीक है, ये दोनों पुस्तकें, ये बात ध्यान रखना है। फिर उसके बाद में गांधी एंड गांधीज्म। गांधी एंड गांधीज्म बिल्कुल बहुत प्रसिद्ध है, ये याद आपको हर हालत में याद करनी है। ये गांधी एंड गांधीज्म किसकी है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की ये पुस्तक है। तो ये पुस्तकें आपको याद रखनी है। अब बात करें हम गांधी जी के जो समाचार पत्र हैं उनके संदर्भ में। ये तो पुस्तकें शायद मेरे ख्याल से, देखो पहला काम आपको करना है खुद गांधी जी ने जो पुस्तकें लिखी, फिर उसके बाद में गांधी जी पर जिन्होंने पुस्तकें लिखी। अब गांधी जी के प्रमुख समाचार पत्र आपको याद है, नाम आए हैं उनके कहीं ना कहीं, तो इसलिए ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। जैसे सबसे पहले हम बात करें इंडियन ओपिनियन, पहला समाचार पत्र इंडियन ओपिनियन। ओपिनियन कब प्रकाशन किया था? 1903 में, और 1904 भी आ सकता है, मैंने बताया था आपको, क्योंकि गांधी जी ने अपनी आत्मकथा में इसको 1904 में लिखा है। तो आप 3, 4 दोनों, अगला पहली बात तो देगा नहीं एग्जाम में, ये तय है, और अगर भूल से कभी दे भी देगा तो वो डिलीट होगा। तो आपको हम थोड़ा सा 4 कर लें तो हमारे लिए थोड़ी सुविधा रहेगी। ठीक है, क्योंकि गांधी जी की आत्मकथा में 4 दिया हुआ है, तो उस आधार पर हम ऐसा कर सकते हैं, यह बात ध्यान रखनी है। ठीक है, कहां से? अफ्रीका में जोहान्सबर्ग से प्रकाशित किया था इसको। ठीक है, और अच्छा, इसके जो संपादक थे आपको याद हो तो हेनरी पोलाक प्रमुखों में से था। ठीक है, फिर उसके बाद में एक क्या नाम था उसका, पहला मनसुखलाल नाजर। मनसुखलाल नाजर लिखा था हमने नाम, पहला संपादक तो वही था मनसुखलाल नाजरी, और जो प्रमुख था वो हेनरी पोलाक था इसका। ये बात भी ध्यान रखना, किन भाषाओं में? 4 भाषाओं में। मैंने घाट एक नाम बताया था, GHAT, गुजराती, हिंदी, अंग्रेजी, तमिल, ये बात ध्यान रखना है। ठीक है, फिर उसके बाद में नवजीवन के बाद में हम चर्चा करें यंग इंडिया। देखो यंग इंडिया में क्या क्या बातें याद रखनी है आपको। यंग इंडिया 1919, तो 1919 देखो ये पहले से संचालित था, गांधी जी ने खरीदा है इसको। ये प्रकाशित कहां से होता? बंबई से। नाम से स्पष्ट है, यंग इंडिया, यानी अंग्रेजी में नाम लिखे है को, मतलब कौन सी भाषा में? उसी अंग्रेजी में। और ये गांधी जी ने KM मुंशी से खरीदा था, यानी गांधी जी से पहले ये किसका समाचार पत्र था?
के.एम. मुंशी का समाचार पत्र था। यह बात याद रखनी है इसके संदर्भ में, ठीक है। फिर उसके बाद में हम बात करें अगली, नवजीवन, क्योंकि सेम यही बात इसके संदर्भ में आएगी, बस भाषा अलग हो जाएगी। 1919 बंबई से, और भाषा कौन सी हो गई? गुजराती। मैंने बताया था ना कि आत्मकथा इसी में तो प्रकाशित की थी। और यह किससे खरीदा? इंदुलाल याग्निक से। इंदुलाल याग्निक से खरीदा है। गड़बड़ तो नहीं होगी? यंग इंडिया किससे लिया? नवजीवन, यानी गांधी जी से पहले इसका मालिक कौन था? दोनों का गड़बड़ हो सकती है क्या? तो देखो, यंग इंडिया का माने यंग में बिंदी है, मुंसिम बिंदी है, याद रख लीजिए, ताकि गड़बड़ नहीं हुए, ताकि कभी गड़बड़ ना हो, मिक्स ना हो, इस वजह से याद रह जाएगा आपको, ठीक है। फिर उसके बाद में हरिजन, 1933 में पूना में पहले भी लिख चुके हैं हम। देखो, हरिजन नाम से 3 होंगे एक जैसे, लेकिन ये मूल हरिजन है, ये 1933 में, बस ये आपको मुख्यतः याद रखना है। और किस भाषा में था? पहले तो कहां से? तो पूना से। और किस भाषा में? तो अंग्रेजी में, ठीक है। फिर उसके बाद में आप 2 नाम, हरिजन बंधु और हरिजन सेवक, उनकी भाषा याद रखनी है। हरिजन बंधु और हरिजन सेवक, हरिजन सेवक। हालांकि इनकी भाषा नहीं पूछेंगे आपसे, लेकिन ये इनकी, हाँ, ऊपर वालों की पूछ सकते हैं। इनके बारे में आपसे इतना ही पूछ सकते हैं कि भाई निम्न में से कौन सा गांधी जी द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र नहीं था, ऐसा आ सकता है, गांधी जी से संबंधित नहीं था, तो ये तो है संबंधित, ठीक है। तो हरिजन बंधु की भाषा कौन सी है? गुजराती। और हरिजन सेवक की हिंदी, ठीक है। यह बात रही गांधी जी के समाचार पत्रों से संबंधित बात। अब कुछ और बातें लें, जैसे कुछ, हाँ, अच्छा, हाँ, ठीक ठीक ठीक, ओके, हाँ, चलो खैर, तो पुस्तकों के संदर्भ में तो चर्चा हो गई। अब हम बात करें, एक तो जब हमने हिंद स्वराज की बात की थी, हिंद स्वराज पुस्तक में गांधी जी ने संसदीय व्यवस्था की बहुत बड़ी आलोचना की है। संसदीय व्यवस्था की, इंग्लैंड की संसदीय व्यवस्था की। इसलिए अगर संसद के संदर्भ में आपको कोई कथन आए और जिसमें यह लगे कि संसद के बारे में थोड़ा सा ऐसा नेगेटिव शब्द कहा गया, वाक्य कहा गया है, इसका मतलब निश्चित रूप से वो गांधी जी का होगा। राजनीति विज्ञान में नहीं, मैं इतिहास की बात कर रहा हूं। राजनीति विज्ञान में तो हो सकता है कई और भी व्यक्ति निकल कर आ जाएं अपने यहां पर। जैसे गांधी जी ने संसद को बातचीत की दुकान कहा है, तो ध्यान रखना, संसद को बातचीत की दुकान किसने कहा है? गांधी जी ने। इसके अलावा ब्रिटिश संसद को बांझ और वेश्या कहा है, यह बात भी ध्यान रखना, किसने? गांधी जी ने। क्योंकि आप सोचोगे गांधी जी ऐसी शब्दावली का प्रयोग, भाई तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है यहां पर कि किसका कथन है, या ब्रिटिश संसद के संदर्भ में, किसके संदर्भ में कहा है? तो ब्रिटिश संसद के संदर्भ में गांधी जी ने। यह बात भी आपको याद रखना है। फिर इस हिंद स्वराज पुस्तक में उनका एक वाक्य है, स्वराज आपकी मुट्ठी में है। यह हिंद स्वराज पुस्तक में ही है, ठीक है। फिर थोड़ा सा गए, किशोरीलाल मसरू वाला पुस्तक का नाम है गांधी एंड मार्क्स। किशोरीलाल मसरू वाला पुस्तक का नाम है गांधी एंड मार्क्स, ठीक है। और उसमें उसने ये कहा है, अगर मार्क्सवाद में से हिंसा निकाल दें तो वो गांधीवाद बन जाएगा। लेकिन देखो दूसरे पल क्या कह रहा है, गांधीवाद और मार्क्सवाद उतने ही भिन्न हैं, यह भी किशोरीलाल मसरू वाला का कथन है, उतने ही भिन्न हैं जितना लाल और हरा रंग है। तो दोनों कथन किसके हैं? किशोरीलाल मसरू वाला के हैं। पुस्तक का नाम क्या है? गांधी एंड मार्क्स। तो मार्क्सवाद, मार्क्स से तुलना की है गांधी की, यह बात ध्यान रखना है। अच्छा, ये आपसे पूछें कि गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद जीवित रहेगा, गांधी जी का कथन है, कब कहा था? 1931 में, कराची अधिवेशन के दौरान, ठीक है। चलो आगे, लॉर्ड माउंटबेटन ने गांधी जी को, माउंटबेटन ने गांधी जी को कहा है, माउंटबेटन, वन मैन बाउंड्री, वन मैन बाउंड्री। तो वन मैन बाउंड्री किसको कहा है, पहले ये बात पूछ ले।
गांधी जी को किसने कहा है? माउंट बेटन ने। एक तो यह ध्यान रखना। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने गांधी जी को कहा है अजात शत्रु। अजात शत्रु किसने कहा है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। अच्छा, सरोजिनी नायडू वाला भी हालांकि पूछा नहीं है अभी तक, लेकिन पूछ सकते हैं। सरोजिनी नायडू ने गांधी जी को कहा है मिक्की माउस। बड़ा प्यारा नाम है, मिक्की माउस। तो सरोजिनी नायडू ने मिक्की माउस किसको कहा? गांधी जी को। यह बात याद रखनी है आपको। और मदन मोहन मालवीय ने क्या कहा? भिखारियों का राजा। तो यह बात भी ध्यान रखना, भिखारियों का राजा किसको कहा है? गांधी जी को। किसने? मदन मोहन मालवीय ने। ठीक है, तो MM ने गांधी जी को क्या कहा है? भिखारियों का राजा। राजा, ठीक है, यह बात ध्यान रखनी है। अब आगे देखो, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने जब उनसे यह बात पूछी गई कि साहब आपने, आपके द्वारा बनाए गए इस आविष्कार ने इतनी हिंसा ऐसी कर दी और गांधी जी हिंसा के यानी कुछ किसी संदर्भ में, तो उन्होंने ये कहा आने वाली पीढ़ियां शायद ही यकीन करेंगी कि हाड़ मांस का ऐसा कोई पुतला इस धरती पर था। मतलब जो इस प्रकार का जीवन जिया जिसने, तो इसका मतलब आइंस्टाइन गांधी जी का सम्मान बड़े पैमाने पर करते थे। ये बड़ी बात है अपने आप में। ठीक है, और गांधी जी की मृत्यु कब होती है? 30 जनवरी 1948 को दिल्ली के बिड़ला भवन में नाथूराम गोडसे द्वारा गांधी जी की हत्या कर दी जाती है। ठीक है, और उनकी मृत्यु पर नेहरू जी ने यह कथन कहा था। थोड़ा सा पूछ सकते हैं आपसे, किसने और किसकी मृत्यु पर कहा? क्या? आज हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है। किसका कथन है? नेहरू जी का, गांधी जी के संदर्भ में। अब आप ये कहोगे साहब, हाँ चलो खैर आगे। गांधी जी की समाधि कहाँ है? राजघाट दिल्ली में। ठीक है, जो यमुना नदी के किनारे है। और गांधी जी की हत्या के आरोप में, हत्या के अपराध में 1949 में नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे को फांसी की सजा हुई थी। वो स्वतंत्र भारत में पहली फांसी की सजा थी, प्रथम फांसी की सजा थी। नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे, बोर्ड पे लिखो। 1949 में गांधी जी की हत्या के आरोप में नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे को फांसी की सजा हुई थी। तो नाथूराम गोडसे के साथ किसको हुई थी फांसी की सजा? नारायण आप्टे को। ठीक है, और ये ब्रिटिश भारत में, सॉरी स्वतंत्र भारत में प्रथम फांसी की सजा सबसे पहले इन्हीं को दी गई थी। यह बात भी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, चलो, तो ये बात रही अपनी गांधी युग से संबंधित बात। अब गांधी युग से संबंधित बात ही आएगी विभाजन से संबंधित बात, पाकिस्तान के निर्माण से संबंधित बात। लेकिन विभाजन और पाकिस्तान निर्माण से संबंधित बात करेंगे हम अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।